बहुत सारी असफलताओं के बाद और फिर हमें हासिल होती है सफलता। और सफलता का पैमाना हमारे समाज में कुछ इस कदर गढ़ा गया है या हम कहें परिभाषित किया गया है कि साहब अगर आपके जीवन में सरकारी नौकरी है या फिर आपके पास एक बहुत बड़े लेवल के ओहदे का बिजनेस चल रहा है तो समाज आपको इस बात के लिए कहेगा कि आप सफल हैं। और हमारी ये पहली सीरीज सृष्टि क्लासेस की तरफ से जिसमें हमने इसका नाम रखा है सफलता के सूत्र। और सफलता के सूत्र में ऐसा कुछ नहीं है कि E = MC² आपको बता जाएंगे। इसमें हम उन सभी महान हस्तियों का एक इंट्रो सेशन या पॉडकास्ट रखते हैं जिसमें हम उनके जीवन से जुड़ी हुई सभी तरह की बातें, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से संबंध रखते हैं, वो किस गांव देहात के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपने जीवन को इस तरह जीते हैं कि वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा मंच हासिल कर लेते हैं, परंतु वो जुड़े रहते हैं अपने उन सभी तमाम दिनों के साथ जो उन्होंने बचपन में जिए हैं। और इसी सफलता के सूत्र में अगर मैं कहूँ तो एक वक्त ऐसा था जब डिजिटल दौर नहीं हुआ करता था। सरकारी स्कूलों में जिस तरह से आज हमारे केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें इस होड़ में लगी रहती है कि पहले नंबर पे कौन सा सरकारी स्कूल आता है, इसके लिए कितना फ़ंड राइज करना चाहिए, कितना फ़ंड देना चाहिए। और ये दौर नहीं था जहाँ पे पुराने इतने सारे जो अध्यापक हुआ करते थे उनके हाथ में एक बहुत छड़ी रहती थी लंबी सी, जिसके सहारे बच्चों को पढ़ाया जाता था। और उन अध्यापकों के बीच में वो बच्चे पलते बढ़ते और बड़े होते गए। और ये डिजिटल दौर नहीं था जैसा आप इस स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं, उस वक्त कुछ नहीं था ऐसा। वहाँ के दिनों से शुरुआत की एक ऐसे बच्चे ने जो आज किसी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में वो प्रोफेसर के पद पर आज साहित्य के अपने आप को वो विद्यार्थी भी कहते हैं, और जबकि वो एक प्रोफेसर हैं और बच्चों को खूब सारा हिंदी के बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और उनको आगे का दर्शन भी जीवन के साथ हिंदी को जोड़ते हुए रास्ता दिखा रहे हैं। तो सफलता के सूत्र की इस कार्यक्रम में डॉक्टर बलदेव मैसी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट में और इस इंटरव्यू सेशन में आप हमारे पहले मेहमान हैं। और जीवन में जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि हमें पहले सकारात्मक होना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेशन हमारा बहुत ऊपर तक जाने वाला है, तो शुरुआती दौर के शुरुआती मेहमान हमेशा याद रहते हैं। और सृष्टि क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद नितिन जी। धन्यवाद सृष्टि प्रभान, आपने इस चर्चा में, इस बातचीत में मुझे आमंत्रित किया और मुझे लगता है कि मुझे इस इतने जीवन भर में आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप हम शुरुआत करते हैं और मैं उस डॉक्टर भी नाम हटाता हूँ और महर्षि भी हटाता हूँ जो एक स्कूल में नाम चलता था और आज भी डॉक्यूमेंटेशन में आपका नाम चलता है, बलदेवा राम के नाम से आपको जानते हैं। जिस क्षेत्र में, नौहर क्षेत्र में हम लोग हैं यहाँ से, तो मैं आज के इस सेशन की शुरुआत आपके बचपने से ही करूँगा। कैसे वो जो दिन थे जब अकाल के दिनों से भी आप गुजरे, ये डिजिटल दौर भी नहीं था, पढ़ाई लिखाई का कैसा सीन हुआ करता था उस वक्त, जब आजकल के बच्चों को तो मतलब चांदी की चम्मच सभी लेकर ही पैदा होते, बिल्कुल, पर उस वक्त इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और कैसे ये रास्ता आज तक असिस्टेंट प्रोफेसर तक का आपने तय किया, कुछ शुरुआती दिनों के बारे में हम चर्चा करें। जी सर, असल में हमें, जब हम उस दौर की बात करें तो मुझे लगता है हमें उस दौर में ही पहुंचना चाहिए। जी, अगर हम आज के सापेक्ष उस स्थितियों को देखें जी, तो हम ये कह सकते हैं कि एक वो ख़राब दौर था। लेकिन अगर उस दौर को उसी दौर में जाके देखा जाए तो मुझे एक दूसरी और बड़ी एक सुंदर बात दिखाई देती है कि हमारा जीवन, जो बचपन का जीवन था, वो विविधताओं से भरा हुआ था। मेरी खुद की लाइफ में वेरिएशन बहुत रहा और मुझे लगता है कि वैरायटी से जो समृद्धि आती है वो मेरे जीवन में आई। बहुत अलग अलग बातें मेरे जीवन में हुई। बहुत साधारण मैं विद्यार्थी रहा हूँ, अभी भी बहुत साधारण विद्यार्थी हूँ जी। लेकिन मैं पहली बार आपको बताऊं कि मैं 8 साल का होने के बाद ही पहली बार स्कूल गया। 8 साल, हाँ 8 साल तक तो मैं स्कूल ही नहीं गया। बहुत से विद्यार्थी नहीं जाते थे, बहुत कॉमन चीज़ थी, ये बहुत कॉमन, बहुत साधारण बात थी और मेरे कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। एक कान में कोई दिक्कत थी जी, और मैं लाड प्यार में पला बढ़ा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत संपन्न हो तभी लाड प्यार हो। जी, कई बार आप ऐसी बोली बोल देते हैं, कई बार आप ऐसे दिखते हैं तो आपका लाड प्यार हो जाता है। जी,
इसमें मुझे लगता है कई बार हमारे गांव में एक शब्द का प्रयोग होता है गण, कि जिसका गण अच्छा हो उसका लाड प्यार ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है मेरा गण अच्छा रहा होगा। और उसके बाद में अच्छा, मैंने जब मैं 8 क्लास में 8 साल का पहली बार स्कूल गया, उसके बाद में एक और मतलब अजीब बात यह है कि मैंने पहली और दूसरी और तीसरी क्लास एक साल में पास की जी। तो वो दूसरी साल चौथी क्लास में आ गया। तो ऐसे अपने आप एडजस्ट होती है चीज़ें। 9 साल के थे तब आप मतलब चौथी। हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि मेरे पिताजी ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि इसको 8 साल तक स्कूल नहीं भेजेंगे और यूँ 3 क्लास एक साल में करवाएंगे, अपने आप हुआ मेरे जीवन में। और मुझे लगता है कि उस समय बहुत से विद्यार्थियों के जीवन में कोई प्लान नहीं था। समय सिखाता है, सबसे बड़ा शिक्षक है वो समय है और परिस्थितियाँ हैं जी। तो मुझे लगता है कि अब जो दौर हम जैसे आज के विद्यार्थी, या मैं ये भी नहीं कहूँगा, रोना भी गलत है कि आज का दौर ऐसा पुराना दौर ऐसा, ये चीज ठीक नहीं है थोड़ी सी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय परिस्थितियाँ और समय उसी से बने हम लोग, सभी मेरे साथ के सभी लोग। और जो वेरिएशन मेरी लाइफ में आया, कभी मैं इतने लाड प्यार में हूँ कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ उसी समय भी, कभी मैं ऐसा हूँ कि मैं कॉलेज नहीं जा पाता, मतलब कॉलेज में मैं कभी गया ही नहीं, पढ़ने के लिए नहीं जा सका, पढ़ाने के लिए गया। हालांकि मेरा फर्स्ट ईयर डूंगर कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन मैं एक दिन गया जी। और मैं गांव का विद्यार्थी था, डूंगर कॉलेज बड़ा कॉलेज था। तो आज जब हम गए तो डूंगर कॉलेज बीकानेर की बात कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर का एडमिशन वहाँ हुआ, हाँ। लेकिन मैं कॉलेज नहीं गया कभी। गाँव में हम जैसे विद्यार्थी थे, गाँव में जैसे अलग प्रकार का वातावरण होता है। जैसे मैं कॉलेज में गया तो वहाँ देखा मैंने, मेरे से ज़्यादा बाल उनके चिकने हैं, उनके ज़्यादा मेरे से कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, वो बोलते बहुत अच्छा है, वो बोलते फटाक से हैं। और हम सोचते हैं, हम हमारे घर में मोहल्ले में बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन वहाँ जाकर मालूम हुआ कि ये अपना जो बोलना ये ठीक नहीं है, ठीक इनका है। ये बातें समझ में आई। तो मुझे लगता है कि आप ये देखिए कि मैं कभी बहुत अच्छे कॉलेज स्कूलों में रहा, प्राइवेट स्कूल में रहा, और कभी मैं कॉलेज भी नहीं जा सका, कभी मैं स्कूल गया ही नहीं, कभी मैंने एक बार 3 कक्षाएँ पास कर ली, और कभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये मान के चलिए कि फेल होने के कगार पे आ गया, और कभी ग्रेजुएशन में मेरे बीए प्राइवेट होने के बावजूद मेरे बहुत अच्छे अंक आए, मैं प्रथम श्रेणी से पास हुआ। ये जो वेरिएशन है, और मुझे लगता है कि एक दौर ऐसा आता था जब हमारे मतलब 100 क्विंटल चने की फसल होती थी। एक दौर ऐसा आया है जब हमने पशुओं को जिंदा रखने के लिए पता नहीं किस प्रकार की मशक्कत। ये वर्ष कब की बात रही होगी? ये सब 1998 से 2008 की बात है। 8 के बीच में 10 सालों में। ये 10 साल जो अकाल पड़े, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे बचपन से सीधा मैं जवानी में पहुंचा। बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच में, बाल्यावस्था से युवावस्था के बीच में एक बहुत रौनक और एक बहुत मज़ेदार अवस्था होती है जिसको किशोरावस्था कहते हैं ना। मेरे जीवन में वो स्लिप हो गई। हालांकि फिर मैं उसका अभाव की पूर्ति कर लेता हूँ। अभी मैं प्रौढ़ावस्था में तो मैं कभी कभी किशोर हो लेता हूँ। उसकी पूर्ति मैं इस तरह से करता हूँ। इस तरह से कर लेते हैं। वजह से बहुत सारे ऐसी कोई मेरी हिंदी साहित्य की वजह से मेरी प्रवृत्ति ऐसी बनी कि जब मेरा नाचने का मन होता है तो मैं नाच लेता हूँ। मुझे इस बात की शर्म नहीं है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। ठीक है। जब मुझे गाने का मन होता है तो मैं गा लेता हूँ। मुझे तकलीफ नहीं होती इस बात की कि सामने वाले को क्या सोचेगा, है ना। मेरा मन है गाने का तो मैं गा लेता हूँ। मतलब ये आप जो प्रोफेसर का जो चोला है वो एक साइड में एक बार टांग देता। हाँ, वो लगभग 4 घंटे रह पाता है। वो 4 घंटे 5 घंटे जब कॉलेज टाइम में उतना रह पाता है। उसके बाद में चूंकि मैं अभी भी गाँव रहता हूँ, कॉलेज में आने के बाद भी हालांकि सरकारी नौकरी में मेरे लगभग 15 साल हो गए। 2008 में मैं अध्यापक बना, उसके बाद में 2011 में वरिष्ठ अध्यापक बना जिसको सेकंड ग्रेड कहते हैं। 2015 में मैं फिर स्कूल व्याख्याता बना, और अक्टूबर 2018 में मेरा इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ। यानी कि आपका पहला जो सरकारी नौकरी के साथ जो संबंध हुआ वो वर्ष 2008 में हो गया। 8 में बेरोजगारी मैंने नहीं देखी। मैं बिल्कुल मैंने इधर 2006 में मेरा बीएड हुआ। हाँ। और एक बड़ी भर्ती उस समय आई 40,000 शिक्षकों की। हाँ। और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का हमारे सिलेक्शन हुआ। और मुझे लगता है कि नौर भादरा के विद्यार्थी उस समय बहुत सारे सिलेक्ट हुए, ऐसे विद्यार्थी जो 1998 से लेकर 2005 तक संघर्ष कर रहे थे। वो जो आप कह रहे हो जो अकाल के, हाँ, वो उस समय का दौर ऐसा था जो हमें सिखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है, ये भी लगता है कि मैंने अभी भी आपको कहा कि समय सिखाता है। इसको मैं बागड़ी भाषा में कहूँ तो फोड़ा जो फोड़ो जगह आप बोला वो सब मोटो गुरु है। बिल्कुल। दुख या जो एक प्रकार की जो संघर्ष की स्थिति है वो व्यक्ति को ज़्यादा एक ऊपर उठा देती है, मांझती है। वो बिल्कुल। आगे एक ही पंक्ति है, दुख जीवन को मांझता है, दुख जीवन को मांझता है। बिल्कुल। तो उसने हमें मांझा। अगर लगातार वही कंडीशन रहती, जमीन
ठीक ठाक थी, इतनी बुरी नहीं थी। बिरानी खेती में गैर सिंचित जो खेती है उसमें फ़ायदा ठीक होता है अगर बरसात अच्छी हो तो, क्योंकि लागत वहाँ कम आती है। हाँ। तो हमारे एक ऐसा भी दौर आया जब लोग यूँ कहते थे कंकर बहुत होते हैं, चने को कंकर कहने लगे, इतने चने होते थे तो लोग उसको कहते मतलब ही नहीं है जी, बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसी दौर में रहते तो हम शायद, हम सभी जो मेरे साथी जो लोग हैं वो शायद नहीं पढ़ते, हमें महसूस नहीं होता। एक दौर ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब बर्बाद है जीवन। 2006 2006-7 में यूँ लगा कि अब अगर नहीं है नहीं है तो फिर ये नहीं है तो कुछ नहीं। और ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों के अभी भी संकट रहते हैं, रिश्ते नहीं होते, शादियां नहीं होती, हमारा समाज में है ना, इस प्रकार की चीज़ें रहती है। बिल्कुल। हालांकि मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, बहुत जल्दी जल्दी मेरे जीवन में सब जल्दी जल्दी हुआ है ना। 21 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, 22 साल की उम्र में मेरी नौकरी लगी, 23 साल की शादी के बाद नौकरी लगी। ये मिक्स चला, मतलब लड़की मुझे पहले दे गए थे। अच्छा, उससे पहले आपकी जो भरोसा ही है, भरोसा हो चुका था। और जो हम कहते हैं जो सगाई के बाद का और शादी से पहले का जो दौर होता है, हाँ तो हो सकता है कि मैन की किस्मत आपके साथ जुड़ी हो बिल्कुल इस। हाँ से मुझे लगता है कि, मुझे ये भी लगता है कि न केवल शादी से पहले हम किस्मत की बात तो हम कह सकते हैं कि एक संभावना है, जबकि मैं एक सटीक बात कहता हूँ कि मैंने शादी के बाद में बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारियाँ की। 2011 में मैं वरिष्ठ अध्यापक बना, तब तक मेरी राह बहुत ठीक थी। राह मेरी अभी भी ठीक है, नहीं ठीक हो तो मैं ठीक ही समझ लेता। मुझे कोई गालियाँ देता है तो मैं ये सोचता हूँ वीणा बज रही है, ये मेरी थोड़ी सी एक प्रवृत्ति रही है, तो मुझे ठीक लग जाता है। लेकिन 2012 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ एक रोड एक्सीडेंट में, और मेरे जीवन के लिए वो बहुत झटका था, क्योंकि मैं एक खिलंदड़ और एक ऐसा मतलब बेपरवाह व्यक्ति था, फकीरों की तरह जिंदगी। बिल्कुल उसका 50% रह गया 2012 से पहले जैसा था। तो उनका जाना मेरे जीवन में अनेक जिम्मेदारियों का प्रवेश कर गया, और मुझे अचानक लगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, बहुत सारी बातें। तो उसके बाद में मैंने स्कूल व्याख्याता की तैयारी की, और मैंने जो कॉलेज लेक्चरर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी की। मुझे लगता है कि मेरी माताजी और मेरी पत्नी, उनका अगर योगदान नहीं होता, मैं 6-6 महीने हॉस्टल में रहा, 2 बच्चों का बाप था, घर में मेरे पिता नहीं है, बच्चे छोटे हैं, और मैं एक सिंगल फैमिली में हूँ अभी जैसे। तो मुझे लगता है, हालांकि मेरे बड़े भाई साहब वो मेरे एक कैंपस में रहते हैं तो काफ़ी सपोर्ट रहता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद मैं हॉस्टल में रहता था बच्चे। पर जिन जिम्मेदारियों का डॉक्टर बलदेव महर्षि को अगर कहें उस वक्त के दौर में आपकी पीएचडी नहीं हुई थी, जिन जिम्मेदारियों का बलदेव जी को निर्वहन करना चाहिए था वो तो कर ही नहीं कर पाए, और उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपके माताजी और आपकी धर्मपत्नी करना पड़ा। हाँ। तो मुझे लगता है कि उनका योगदान है, वो किसी शब्दों में तो हम क्या कहें। मैंने एक पीएचडी की जो थीसिस लिखी उसमें भी उनका लिखा था, तो मैंने यूं ही बात लिखी, मैं उनका योगदान कैसे लिखता, अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखता तो भी मुझे संतुष्टि नहीं होती है ना। तो मैंने इतने लिखा, आपने दरिया बहा दिया और मैंने कतरा न दिया। क्या बात है। एक बात मैं रिपीट करता हूँ कि आपने दरिया बहा दिया और मैंने एक कतरा भी न दिया। तो मुझे लगता है इतने शब्दों में बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कम शब्दों में ज़्यादा। तो एक अभी मुझे थोड़ा सा, जैसा आपने कन्वर्सेशन किया उसमें मुझे किस्सा याद आया कि मतलब जानवरों को खाने के लिए भी चारा नहीं था, और उस वक्त कभी आपने सोचा था कि आप आगे चल के एक प्रोफेसर बनेंगे या कुछ ऐसा था? मैं क्या सोचता, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बहुत सारी उम्मीद उस विद्यार्थी से लगाई जाती है जो किसी अच्छे परिवेश में पल रहा हो, जिनके एकेडमिक में प्राप्तांक बहुत अच्छे हों। मेरे बहुत सारे साथी स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आते थे, मैं बैक बेंचर रहा हूँ। मुझसे उम्मीद नहीं करना उनका दोष नहीं है, वो ऐसा ही था, है ना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं जब स्कूल लेक्चरर बना तब भी मुझे ध्यान नहीं था। मैंने मेरे जीवन में, और मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा प्लान करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं किया। स्कूल व्याख्याता बनने के बाद में मैंने सोचा अब क्या, तो अब एक चीज़, क्योंकि शिक्षक बनना और टीचर, मैं एक मूल रूप से टीचर हूँ, बेसिकली मेरी नेचर ऐसी है। तो स्कूल व्याख्याता के बाद अब क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद में क्या, पीएचडी सही। उसके बाद में अब क्या, तो आगे कुछ ऐसी इसी से जुड़ी हुई चीज़ें आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और ऐसी कोई लगातार 2010 से मैं हिंदी साहित्य पढ़ता रहा, सेकंड ग्रेड की तैयारी की तब से। मेरे एक भाई हैं आत्माराम कौशिक, उनका साथ रहा 2-3 साल तक। कोलायत में रहे हमने, सांवरा गांव में एक गाँव है छोटा सा, सांवरा बाप के पास पड़ता है। हाँ। तो वहाँ हम रहे, तो वहाँ हमने खूब पढ़ा।
आप तब आप द्वितीय श्रेणी? नहीं, मैं उस समय अध्यापक था, मिडिल स्कूल में अध्यापक था। ठीक है। वो एक ऐसा गांव था जो 200 घरों की बस्ती थी, उसमें कोई टावर नहीं था, उसमें कोई मेडिकल स्टोर नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई बड़ी दुकान नहीं थी। ये बात था 2008 की, और 2011 तक मैं बाहर रहा। 2011 तक, मतलब जब लोग डिजिटल हो चुके हैं, हाँ, उस वक्त उस गांव में टावर नहीं था। एक बार मैं उस गांव का रिपीट कर रहा हूँ, सांवरा गांव है। सरकारों को सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर कहीं कहीं जर्नलिज्म भी भरा हुआ है, मैं ऐसे मुद्दों को उठाता रहता हूँ। सांवरा गांव में 2011 तक लाइट भी नहीं थी, कोई टावर नहीं था, लोगों को डिजिटल कैसे पहुंचे? और ये बात तब की है जब उस गांव में कम से कम मेरे हिसाब से 10 एक लोग ऐसे रहे होंगे जो करोड़पति थे। करोड़पति? क्योंकि वो एक प्रकार से बेसिकली मूल रूप से बनियों का इस प्रकार से कुछ जातियों का गांव था, जिनकी जो यंग ब्लड है वो पूरा अहमदाबाद, कोलकाता ऐसे रहता था, बाहर रहता था। ठीक है। और वहाँ पे बड़े बुजुर्ग रहा करते थे, जिनका मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला। और मैं मतलब जो दादी ताई और रेडियो खूब सुनता था, उसमें 17 घंटे में रेडियो सुनता था। वहाँ मैंने साहित्य पढ़ा, शांति बहुत थी, मुझे लगा नहीं कभी कोई हॉर्न की आवाज़ में मैंने वहाँ कभी सुनी हो। इतनी परम शांति। मैंने 2-3 साल बाहर रहा, तो वहाँ मेरे हिंदी साहित्य मुझे पढ़ने को खूब मिला। तो वहाँ से फिर चीज़ें शुरू होगी, वो बाद में आखिर तक काम आई। तो जब भी कोई नई भर्ती आती, उसका सिलेबस में देखता, तो मुझे लगता अच्छा ये तो हमें आता है, तो क्यों ना तैयारी कर ली जाए। उसी प्रकार से कॉलेज का जब सिलेबस आया, तो मैंने देखा कि 70% चीज़ें मुझे आ रही है मुझे पहले, तो फिर कर ली जाए। फिर किसी ने मुझे कहा कि नहीं आप मत करो, आपका यहाँ पे मतलब आपको कोई मतलब बिल्कुल नज़दीक में नहीं फटकोगे आप, ऐसा इसका नेचर है। मैंने किसी से पूछा, ये मेरी आदत है, मैं पूछने में संकोच नहीं करता। तो मैंने पूछा कि भाई कॉलेज की तैयारी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें? नहीं रहने दो यार, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इसमें इंटरव्यू होता है। और जब आपने पूछा तब आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट? नहीं, मैं स्कूल लेक्चर था। स्कूल लेक्चरर थे? हाँ। नहीं, उनको मेरी प्रतिभा पे शक नहीं था। हाँ। बहुत प्रेम करते हैं मुझे, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में तेरा कोई भाषा मेरी थोड़ी सी खराब है, उच्चारण हमारे नौहर क्षेत्र का होने की वजह से। मैं आपकी थोड़ी सी बात रोकता हूँ। इंटरव्यू का नाम आते ही ऐसा हमारे राजस्थान में ये कहावतें चलती है कि जब भी इंटरव्यू का मामला होता है तब उसमें बिना रोकड़े के कुछ बात नहीं। ऐसी चीज़ें तो हाँ, मतलब हमारा हर एक इंटरव्यू में रहता है। और कॉलेज लेक्चरर की इस वैकेंसीज में खास तौर पे मैं तो इसको दाग ही कहूँगा, क्योंकि अगर ये दागी है, ये दाग लगा हुआ है क्योंकि वो गरीब घर का छात्र जैसे फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ है, परंतु उसके दिमाग में 35 या 40 पेटी के आंकड़े सेट कर दिए जाते हैं उन तथाकथित लोगों के द्वारा, जो पता नहीं इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। क्या आपने भी कुछ ऐसा मतलब कोई फेस किया या आपके ऐसा? नहीं, मेरे असल में संबंध ऐसे नहीं रहे जिससे मुझे इस प्रकार के प्रस्ताव मिलते। और फिर मैंने जब तैयारी शुरू की, क्योंकि मुझे पहले चेता दिया गया इसमें इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू इसमें 24 नंबर का होता है, 200 नंबर का रिटर्न होता है। तो फिर मैंने एक ही बात रखी कि पेपर में इतने नंबर ले आए कि इंटरव्यू में कुछ भी नहीं दे, 0 नंबर दे तो भी तो करो तो यार। तो मेरा फोकस यही रहा। मुझे परीक्षा में लगभग 200 में से 172 नंबर आए, औरों की इससे भी ज़्यादा आए, मुझसे ज़्यादा भी 2-4 लोगों के राजस्थान में मुझसे भी ज़्यादा आए। तो फिर इतने जब मतलब इतने अंक बन रहे थे, तो ऐसी कोई संभावना बनी नहीं कि मुझे कोई ऑफर करता। अगर ऐसा है, अगर बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि संसार में सब तरह की चीज़ें मौजूद हैं, अगर ऐसा वाकई है तो ये मुझे लगता है कि अभी ऐसी खबरें हमें बहुत सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे राजस्थान में इस प्रकार की खबरें सुनने को खूब मिलती है। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, तो ऐसी खबरों से मैं बिल्कुल अलहदा नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक। और मुझे ये भी लगता है कि अगर ऐसा है तो ये प्रतिभाओं के लिए सबसे बुरा दौर है। निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थी, और बहुत मुश्किल काम होता है, लाखों की भीड़ में आप एक स्थान बनाते हो और वो स्थान किसी अनैतिक कारण से आपको खिसका दिया जाता है, तो वो सबसे बुरा दौर मुझे लगता है। बिल्कुल है। गनीमत है कि मुझे इसका सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सब जगह सब विद्यार्थियों को इसका अगर सामना करना पड़ता तो फिर वो मैं ही हूँ। हाँ, अगर कोई और दूसरा विद्यार्थी भी इसका सामना करा तो फिर वो मैं ही हूँ, और दूसरा नहीं। मैं यहाँ पे मैं एक और कहता हूँ, जब आपका ये 2000 कॉलेज लेक्चरर में किस वर्ष हुआ था? ये 2014 की वैकेंसी थी, अक्टूबर 2018 में मेरी पोस्टिंग हुई। शायद इस वैकेंसी में कुछ ऐसा हुआ था कि कोई पर्टिकुलर रिटन एग्जाम का कोई पर्टिकुलर परसेंटेज इसका इंटरव्यू का सेट कर दिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 200 नंबर का रिटर्न होता है। हाँ, अभी भी वही है। 24 नंबर का साक्षात्कार होता है, दोनों को मिला के मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, 12% का? हाँ, 12% का। हाँ, ये हुआ इससे पहले जो 2010 में एक वैकेंसी हुई, हाँ, उसमें मैंने रिटर्न दिया था, रिटर्न मेरा क्लियर भी हुआ। नेट की परीक्षा में मैं पास नहीं हुआ उसका। उसमें थोड़ी एक गड़बड़ थी, उसमें वो ये थी कि भी 100% रिटर्न आप कर लेते हैं क्वालिफाई, तो स्क्रूटनी होता है, खाली छंटनी होती है उसमें,
उसके बाद में 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, पूरा सिलेक्शन जो आपका वो इंटरव्यू बेस पे होता है। तो थोड़ा सा जो मैंने दी उसमें सुधार हुआ। मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि बहुत सारे सुधार मेरे आगे आगे चले। जब मैं बीएड मैंने किया तो उसमें SSA आया, सर्व शिक्षा अभियान, खूब भर्तियाँ आई, है ना, तो मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ। बिल्कुल। फिर उसके बाद में जब मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था तो उसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया, रमसा, तो फिर उस अभियान में खूब वैकेंसी आई, तो वहाँ मेरा हुआ। उसके बाद में रमसा को बढ़ा के सीनियर सेकेंडरी तक कर दिया गया, तो स्कूल व्याख्याता का सेटअप बढ़ा। उसके बाद में रूसा आया, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। तो मुझे लगता है कि मेरे आगे आगे सुधार चले। स्कूल व्याख्याता की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त हुआ मेरे आगे, 2010 में मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ मेरा नहीं हो पाया। फिर तब 2013 में मैंने दोबारा पेपर दिया। ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा रही या विशेष मतलब मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि कोई भी पेपर में मैं कभी फेल नहीं हुआ। परीक्षा में मेरा रिजल्ट 100% है। इंटरव्यू में मैं हमेशा से कमज़ोर रहा। अभी मैंने कॉलेज का इंटरव्यू दिया तब थोड़ा सा मुझे विश्वास आया कि अपनी बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं जब 2010 का इंटरव्यू देने गया था तो उन्होंने मुझे जाते ही पूछा कि 10 द्वार से सोपान क्या है। 10 द्वार से सोपान क्या है? तो मैंने कहा जी आत्मकथा है। तो उन्होंने कहा आत्मकथा होती है कि आत्मकथा होती है? तो मुझे वो याद है अभी भी, प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण। तो असल में ये चीज़ें हमारे साथ थी। लेकिन 2014 की भर्ती में जो इंटरव्यू हुआ उससे मुझे लगा, और मैंने काफ़ी सुधार भी किया इन चीज़ों को लेकर। इंटरव्यू को लेकर मैंने काफ़ी अपने उच्चारण को लेकर काम किया। लोग इंटरव्यू को परीक्षा नहीं मानते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दोगे इस बात को, आज जब आई गई है? हाँ, मैं एक बात, तो जब हम उच्चारण की बात अगर करें, मैं इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जो बहुत सारे हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों की समस्या है, बहुत सारे विद्यार्थी ठीक से नहीं बोलते। वो जो कह रहे हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना, वो कभी नहीं कहते मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें समस्या आती है। तो मुझे लगता है कि कुछ काम किए जा सकते हैं। एक तो आप बोलते समय ध्यान रखें, धीरे बोलें, सहज रूप से बात करें, जल्दबाजी नहीं करें जैसा कि मैं करता हूँ। मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ। और उसमें एक मुझे उमाकांत जी गुप्त थे बीकानेर के, उन्होंने एक उपाय बताया था, मुझे बड़ा काम का लगा वो। एक जैसे हमारे यहाँ लकड़ सुपारी आती है, काठिया सुपारी बोलते हैं, जो पूजा आदि में काम आती है। बिल्कुल आती है, हाँ। तो आप मुँह में रखिए और उसके बाद में आप चाहें तो एक ऐसी शुद्ध भाषा की किताब पढ़े कोई। जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, तो हनुमान चालीसा में मात्राओं की जो यति गति है वो इतनी सटीक है कि उसको आप गलत पढ़ नहीं सकते। आपको पढ़ना पड़ेगा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत के मैं श्लोक बोला करता था आधे घंटे। तो उससे क्या होता है कि मुंह में जो फिसलन होती है वो सोख लेती है और उससे एक अभ्यास बनता है। वो जो सुपारी जो उससे मैंने 2-3 महीने पढ़ा। मैंने 2-3 महीने लगातार मैं 1 घंटे सुबह बैठा करता था। मेरी माँ बड़ी खुश हुई कि बेटा थोड़ा सुधार नहीं है। हालांकि मैं पूजा पाठ में कम बैठता, तो उनको लगा कि ठीक है, उनको मालूम नहीं था कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर बैठे हैं। तो ये भी हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छा अनुभव था। और मैंने काफ़ी अच्छी, दूसरा मित्रों का मेरे जीवन में बड़ा सहयोग रहा। अलवर से दीपक चंदवानी है, विष्णु शर्मा है दौसा से, ये बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे संपर्क में आए। एक बलिया के थे असित कुमार मिश्र, उनसे मैं फ़ोन पे बात करता था, तो जैसे मैं उनसे बात करता तो अतिरिक्त सावधान हो जाता। तो उनसे जब मैं बात करता तो वो अच्छी हिंदी में बात करता। अभी भी मैं जब उनसे 2 दिन साथ रहता हूँ तो मेरी हिंदी में जब लौटता हूँ गाँव तो अच्छी करके लौटता, वापस वैसी हो जाती। ये मतलब रबड़ की तरह खिंचाव तनाव चलता रहता भाषा में भी। जी। दूसरा ये है कि इंटरव्यू की तैयारी वास्तव में नहीं होती, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आप अपने जीवन के आसपास ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रखें। आप जीवन को देखें। विषय तो एक अलग चीज़ है, उसकी तो बात ही नहीं हो सकती, लेकिन आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, आप जीवन को कैसे देखते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं, आपके घर में 2 महिलाएं बैठी बात कर रही हैं उसको कैसे देखते हैं। बिल्कुल। आमतौर पे मैं देखता हूँ कि जैसे महिलाएं बात कर रही, जैसे अभी कोई हमारी बात हो रही थी, आज कॉलेज में विमर्श चल रहा था कि महिलाएं चुगली करती हैं। तो मैंने एक ही बात कही कि वो चुगली नहीं करती है। असल में वो रूस यूक्रेन के मुद्दे पर कैसे बात करें, वो आर्थिक क्राइसिस जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पर वो कैसे बात करें, वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, मुद्रास्फीति को लेकर कैसे बात करें। फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो चुगली करती हैं और वो पीठ पीछे करती है। तब मैंने उनको एक बात और समझाई। मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इसमें काफ़ी है, तो समाज का लेकर, महिलाओं का नहीं कहूँगा, मुझे आप इसमें दूसरे अपने कहीं ले जाएं इसको। नहीं, ऐसा नहीं हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो अलग बात करती है, जैसे आपकी बात आपके पीठ पीछे कर रही है, उसका भी एक कारण है। मैं भाषा का आदमी थोड़ा सा इसको रोचक तरीके से देखता हूँ। आप इसको देखिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो इसलिए बात करती है जैसे आपके सामने मैं आपकी बुराई करूँ,
तो मुझे बहुत सीधी सीधी भाषा में बात करनी पड़ेगी कि भाई नितिन जी, आप में ये खराबी है, ये बुराई है, आप इसको ठीक करें। ठीक है जी। लेकिन जब मैं आपके पीठ पीछे करता हूँ तो मैं टोन बदल लेता हूँ और मैं हाथ हिलाते हुए वाक्य को लंबा, ओछा, छोटा, नीचा, ऊंचा करते हुए एग्जैक्टली। इसमें जो मैं बात करता हूँ इसमें मुझे स्वाद आता है। बिल्कुल। और उनके पास स्वाद का साधन और क्या है? क्या है? आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति वो किन चीज़ों में कर सकते हैं? किन चीजों में कर सकती है? तो मुझे लगता है साहित्य के विद्यार्थी को अपने समाज का, ये बहुत छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। मैं बिल्कुल महिलाओं के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो चुगली कर रहा हूँ, मुझे तो आनंद आता है उसमें। मुझे तो, मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे बड़े निष्कर्ष निकलते हैं वहाँ से अच्छे अच्छे। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आप अगर अपने घर में पशु को भी देख रहे हैं तो उसका भी ऑब्जर्वेशन कीजिए। साहित्य के विद्यार्थी के लिए लोक का अध्ययन अति आवश्यक है। बिल्कुल। असल में संसार भर का साहित्य लोक का अनुगामी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पहले लोक आगे चलता है, उसके पीछे पीछे साहित्य चलता है। तो अगर आप मतलब उस रॉ मटेरियल को नहीं देखेंगे, पूरा संसार साहित्य का रॉ मटेरियल है, बिल्कुल। उसको अगर आप नहीं देखते हैं तो आप साहित्य को नहीं समझ पाते। बिल्कुल। तो इंटरव्यू की तैयारी बेसिकली वैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन मेरा इंटरव्यू जैसे चला तो उन्होंने पूछा कि यहाँ आपके कुछ मतलब गाते हैं गोगा जी का जागरण लगाते हैं, गोगा जी की कथा गाते, उनको क्या कहते हैं? वन साहब, उनको समैया कहते हैं। मान लिया गांव हमारे पास में ही है, उस गांव के वो है। तो अच्छा, आपने कभी सुना उनको? तो मैंने साहब सुना क्या था, मैंने तो 5-5 रुपये इकट्ठे करके उनका जागरण करवाया 10 बार। हम तो हिसाब करने वाले थे, तो रात को हमें तो 4 बजे तक रुकना पड़ता था। फिर पूरे गांव की ऑडियंस चली जाती थी, हम रुकते थे 4-5 लोग, क्योंकि हमारे पास रोकड़ा होता था, हिसाब होता था। तो रात की 4 बजे हम हिसाब करते थे। बिल्कुल। तो मैंने कहा साहब सुना है, हमने आयोजन करवाए हैं, क्या खास बात है उनकी? तो मैंने कहा अगर कभी आप सुनना हो तो रात की 12 बजे के बाद में, जब रात ठंडी हो जाए, तब जो डेरू का जो चमड़ा है उसकी जो आवाज़ गूंजती है, उसका अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आनंद आपको उसी में आ जाएगा। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि इससे वो बड़े प्रसन्न हो गए। आर.डी. सैनी मेरे इंटरव्यू में थे बोर्ड में, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़। तो मेरे वो चीज़ काम आई। बिल्कुल। जब मैं बबूता जी के इनके जागरण लगवाता था 5-5 रुपये चंदा करके, आप बात, हाँ, ये चीज़ें काम आती हैं। अगर आप नौर और बादरा क्षेत्र के बाहर के लोग हैं या राजस्थान की कला संस्कृति से संबंध नहीं रखते हैं, तो जिस शब्द का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने वो ये था समैया। हमारे यहाँ के एक लोक देवता है गोगा जी, जो सांपों के देवता भी कहलाए जाते हैं, जिन्होंने गायों की रक्षा की, और भी बहुत सारे इनके किस्से गढ़े गए हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो उनके लिए जो पूरी रात भर का एक जागरण किया जाता है, उसके साथ कुछ भजन गाए जाते हैं, और एक डमरू उनके हाथ में होता है, जिनके हमारी मातृभाषा में लोकल लैंग्वेज में डेरू भी कहा जाता है, और जिसमें वो अपने पैरों में कुछ घुंघरू बांध के और सफ़ेद चोले पजामे में या आप कैसे कुर्ते पजामे में वो नाचते हुए पूरी रात वो गायन करते हैं। और यही गोगा जी के हमारे जो समैया होते हैं, ये पूरी रात भर की जागरण करते हैं। मैं डॉक्टर साहब उस दौर में वापस लौटूंगा, क्योंकि मैं कहीं साहित्य का विद्यार्थी हूँ अंदर से, मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, थोड़ा बहुत जितना मैंने कोशिश करा। आप जब सावरा गांव में थे, जब आपने कहा वहाँ पे कुछ नहीं था सिवाय किताबों के, है ना, जो ने लिया तो मुझे किस्सा सही। जब भी तुम आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरे कमरे में किताबों के सिवाय कुछ नहीं है। हाँ, तो जब आपने उस दौर में रहे तो ऐसा था क्या कि आप अकेडमी की किताबें पढ़ रहे थे, या ये सोचते हुए पढ़ रहे थे कि भविष्य में काम आएंगी, या दर्शन को जीने के लिए, दर्शन को पहचानने के लिए आपने हिंदी साहित्य को और ज़्यादा गहराई से पढ़ना शुरू किया? एकेडमिक के साथ साथ मैं ऐसी किताबें भी पढ़ता गया जो मेरी रुचि की थी। जैसे मैंने अज्ञेय को पढ़ा। शुरुआत जैसे हम प्रेमचंद के उपन्यासों से करता है, कोई भी विद्यार्थी करता है, हाँ, उससे आगे आगे हम पढ़ते जाते हैं। फिर हम नई चर्चा सुनते हैं, जैसे स्त्री विमर्श की चर्चा सुनी तो फिर प्रभा खैतान को पढ़ लिया, मृदुला सिन्हा को पढ़ लिया, और मैत्रेयी पुष्पा को पढ़ लिया। ये एकेडमी के साथ साथ चला, इसमें कभी अंतर नहीं आया। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बराबर हिस्सा बना रहा ऐसी पुस्तकें जो रुचि की पुस्तकें हैं, और ऐसी पुस्तकें जो मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में जो काम आती है, वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रही। तीसरा, एक ऐसी मतलब जो आसपास की जो संस्कृति है उसको जीने का मुझे हमेशा से शौक रहा। मैं वहाँ भी गांव गवाड़ में जाता था, किसी के मृत्यु में उसके संस्कार में जाता था, किसी के विवाह में जाता था, वहाँ मनवार होती है वो मनवार भी करता था। और वहाँ भी जैसे एक कैरेक्टर तो आता, मैं नाम अभी लूँगा नहीं, और मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। एक ऐसा कैरेक्टर जो असल में किसी भी फिल्म या किसी भी उपन्यास की नायिका उससे बहुत नीचे रह जाती है, इस प्रकार का एक कैरेक्टर मैंने देखा, और बहुत लंबे समय तक उनसे मेरी बातचीत हुई। एक महिला थी, और मुझे लगता है कि जो मन की पवित्रता की हम बात करें तो वो किस तरह की हो सकती है, मन की सच्चाई किस तरह की हो सकती है, वो वहाँ
हालांकि वो बहुत खड़ूस थी, गालियाँ बहुत बकती थी, उनके मुंह पर ऐसी ऐसी कहावतें रहती थी, फटाक फटाक कहावतें निकलती थी उनसे, है ना। तो उस प्रकार की चीज़ों को मैंने पढ़ा। मुझे ये भी लगता है कि साहित्य मैंने हो सकता है कम पढ़ा हो, 200 300 400 किताबें पढ़ी हो, ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन इस जैसे अब मैं खेत में जा रहा हूँ, हाँ हाँ तो एक जो भेड़ चराने वाला पाली है, हाँ जो भेड़ चराता हाँ गडरी। है ना, उसके पास बैठ के मैं जैसे अभी एक आपको उदाहरण दूँ, एक दोहा मैंने, हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध किसान है रामस्वरूप किसान, उनके पास किसान। हाँ बिल्कुल, बहुत राजस्थान पर्लिका से राजस्थान के बड़े, हाँ, मैं रोक की सभी राजस्थान वासियों को भी कहता हूँ कि हेलो माइड भाषा रो, या हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसके सबसे सुप्रसिद्ध अगर हम बात करें साहित्यकार हैं अच्छे राम प्रताप जी किसान है, और राम स्वरूप जी, राम स्वरूप जी किसान है, और नौहर के पास एक गांव पड़ता है परलीका, और परलीका गांव तो अपने आप में राजस्थानी भाषा को लेकर जो सबसे पहले पताका फहराने वाला अगर कहे तो वही गांव है। वहाँ पे आपको राजस्थानी साहित्य के बहुत सारे प्रेमी मिल जाएंगे जो इस भाषा को अपनाए हुए हैं और इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें करते हैं। अगर आप राजस्थानी भाषा से इतना ही प्रेम कर रहे हैं तो ये वीडियो शेयर करना कभी ना भूलें। हाँ, तो हम मैं यूँ कह रहा था, मैं उनके घर गया किसी सिलसिले में, हमारे को विद्यार्थी रिसर्च कर रही थी, उन पे काम कर रही थी, MA की विद्यार्थी, तो उस सिलसिले में हमारा वहाँ जाना हुआ, मैं मेरी विद्यार्थी के साथ गया था। तो वहाँ मैंने उनको एक दोहा सुनाया, वे केले की सी कामड़ी कुसुम अलगो सो रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। क्या मैंने उनको दोहा सुनाया। हाँ तो उन्होंने अचानक बड़े खुश हुए और अचानक अपने वो कागज रखते हैं, पेन रखते हैं हमेशा, और बोले मुझे लिखाओ ये क्या है, ये किसने कहा, केले जैसी कामड़ी केले जैसी कामड़ी कुसुमल गोसो रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। असल में ये जंटी के लिए, खेजड़ी के लिए कहा गया। हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा हमारे दर्शकों को जैसे लगे। भाई इसमें ये कि 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, जो 12 महीने होते हैं उसमें जेठ की प्रकृति कठोर प्रकृति मानी जाती है, जेठ का जो मौसम है वो कठोर माना जाता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में रिश्तों की बात करें तो जेठ का जो स्वभाव है वो कठोर माना जाता है, देवर का नरम माना जाता है। हाँ, तो हम ये मानेंगे कि 11 जो महीने हैं वो देवर हैं और जेठ का महीना जेठ है। जेठ है। लेकिन खेजड़ी का जो वृक्ष है वो जेठ के महीने में ज़्यादा खुश रहता है, ज़्यादा हरा भरा रहता है। हाँ, तो आप ये देखिए कि कैसा उसका कठोर जीवन के प्रति उसका अनुराग है, कैसा संघर्ष के प्रति उस खेजड़ी का अनुराग है कि वो 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, और जेठ के महीने में उसने केले की सी कामड़ी, उसकी जो डाली है वो बहुत नाजुक हो जाती है, नाजुक हो जाती है, और कुसुमल को रंग उसका हरा रंग हरियाली हो जाती है। तो रामस्वरूप जी किसान बड़े खुश हुए। हाँ अरे कि भैया तू कहाँ से सीखा, मुझे बताओ, किसने बताया तुम्हें? हाँ तो मैंने कहा जी हमारे तो एक गाँव में बन तो सहारण है, हाँ हाँ। बड़ मन तो बोल के बताओ, रेवड़ चढ़ाओ बड़ बताओ। तो एकदम मुझे लगा कि भाई मतलब रेवड़ जो होता है वो जो भेड़ों का जो झुंड होता है उसको रेवड़ कहा जाता है, और उसको चराने वाला गडरिया जो होता है उनके पास ऐसे किस्से भी खूब सारे मिलते हैं। हाँ, तो मुझे इस बात का भी थोड़ा सा ये अफसोस रहेगा कि हो सकता है हमने किस मुद्दे से बात शुरू की और बहुत मुझे देखो स्वतंत्र रहना अच्छी बात है पॉडकास्ट। कभी कभी वो लगता है कि जैसे हम बहुत एक फिलोसफी की बात करना चाहते थे और बहुत साधारण बातें होकर रह गई है, क्योंकि जैसे साधारण हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है वैसे ही बातें हो पाई होनी चाहिए, बिल्कुल वही। क्योंकि अगर मैं आपकी व्यक्तित्व के अनुरूप में बात नहीं कर पाया तो मैं डॉक्टर बलदेवाराम महर्षि की वो बातें कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हमारी पूरी टीम जो आपके सामने मेहनत की, हमारा ये इंटरव्यू बेकार जाएगा। कुछ एक पहले से पूर्वग्रहित और कुछ लिखित बातों के करने की बजाय है कि जैसे हम हैं वैसे करें। तो आपने एक किरदार का जिक्र किया जिसको आपने कहा वो बहुत मुंहफट एक महिला थी, वो लोग कह देती थी, वहाँ से आपने उस साहित्य को सीखा और फिर ये जो साहित्य ये आगे चल के आपकी हर जगह चांदी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे। ये था पूरा दौर, अगर मोटा माटी देखें आपके जीवन का। खैर इस पे किताब भी लिखी जा सकती है और वक्त मिले तो मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि आप बायोग्राफी जरूर लिखना। हर व्यक्ति का जीवन एक उपन्यास होता है, बिल्कुल। तो अब जो हमारा ये सफलता का सूत्र है, तो कुछ एक मेरे नए सवाल हैं। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, एक गाँव का एक बच्चा है जो अभी BA कर चुका है, MA हिंदी से कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहा है, और उसने कभी ज़माने में B.Ed कर ली होगी साथ के साथ, उसने सेकंड ग्रेड भी अटेम्प्ट मार के देखा है, उसने रीड करके भी देखा, उसने ऐसे बहुत सारे तमाम कोशिशें की। कभी वो पटवारी के पीछे जा रहा है, कभी वो रीड के पीछे जा रहा है, तभी किसी ने कह दिया अरे ग्राम सेवक की आने वाली, इसमें लग जाओ, और वो उन सभी तमाम तरह के हाथ पैर इधर उधर मारा है। परंतु सफलता, जिसको हमारा समाज जो कहता है कि सरकारी नौकरी बराबर सफलता मानता है, ऐसा मानता है, मेरा मानना नहीं है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सफलता के पैमाने कभी सरकारी नौकरी से तय नहीं होते, परंतु उस बच्चे को तो अपने आप को स्टेबल करना है,
अब वो इतना कंफ्यूज है इस वक्त कि वो ये सोच रहा है कि मुझे कोई मार्गदर्शन दे दे, मुझे कोई ऐसा बता दे। हिंदी साहित्य में वो एमए किया हुआ है या किसी भी सब्जेक्ट में बीएड उसका किया हुआ है, अब उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब वो एक तनाव के साथ जी रहा है, तनाव भी बढ़ रहा है, शादी नहीं हो रही, बूढ़े माँ बाप घर पे पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इस दौर में उसे कैसे फैसले लेने चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है नितिन जी। और आज के दौर में मुझे लगता है कि इतनी सारी परीक्षाएं, इतनी सारी वैकेंसीज आती रहती है। जब मैंने ज़्यादा बेरोजगारी देखी नहीं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने बीएड किया तब अखबार हम पढ़ते थे, और अखबार में यूं भी लिखा गया कि अस्पताल में भर्ती, तब भी अरे मैंने कहा भर्ती, मतलब ये हमारी सोच थी। तो मुझे लगता है कि आदमी को 24 घंटे में वही दिखाई देता होगा। अगर उसके मन में कुछ ऐसा हो जाए, है ना। एक दोस्त के साथ गया, और असल में वो दोस्त, जैसे मेरा दोस्त को मुझसे मिलने आया वो, और मैंने कहा मैं तो यार शादी में जा रहा हूँ, मैं तो मुझे समय नहीं है कि यार मैं भी चल पड़ता हूँ, लेकिन मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है। तो फिर मैंने उसको कपड़े दिए, मान लीजिए आप। तो जैसे ही मैंने उसको वो कपड़े पहनाए जो मेरे पास थे, तो मेरे से भी खूबसूरत लगने लगा। तो मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई, मेरे कपड़े, है ना। तो फिर वो दोस्त उसके साथ शादी में चला जाता है। तो जो मेन दोस्त है, मुख्य दोस्त है, वो उसका जहाँ भी परिचय कराता है एक बात जरूर कहता है, देखिए ये मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, यहाँ से आए। रही बात कपड़ों की, तो कपड़े मेरे तो बात उसके घर कर गई। तो मुझे लगता है कि ये बात असल में पूरे विद्यार्थियों के यहाँ के वैकेंसी भर्ती, परीक्षा, सिलेक्शन, मोटिवेशन, ये चीज़ कुछ गूंज रही है। अगर इसका कोई, हम यूँ कहें कि वेव दिखाने का कोई एक यंत्र होता, जैसे रेडिएशन दिखाने के उपकरण आते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के तनाव को नापने का कोई उपकरण आज होता है, तो आप उसको बहुत लाल पाते, बहुत, मुझे लगता है कि रेड पाते, बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। सही बात है ये डॉक्टर। मैं बहुत समय तक विद्यार्थियों से बात करता रहता हूँ, और करता रहा, अभी भी करता रहता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी एकदम पागलपन की हद तक आ जाते हैं। यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बहुत सीधी बात करता हूँ। मैंने इस पे काफ़ी बातचीत की है कि एक तो मोटिवेशन आप उनसे लें जो आपके जीवन के सामने हैं, आपके गाँव में हैं। आप ऐसा ऊपर क्यों देखते हैं, दूर की क्यों देखते हैं? आप भव्य के बारे में क्यों सोचते हैं, दिव्य के बारे में क्यों सोचते हैं, महान के बारे में क्यों सोचते हैं? जीवन औसत भी जिया जा सकता है, जबकि वो खुशहाल हो, सहज हो। ऐसी बहुत सारी बातें की जा सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो जो विद्यार्थी परेशान होते हैं बार बार, हालांकि असफलता के 100 कारण है, बिल्कुल, और सफलता के भी 100 कारण है। 100 कारण, ठीक है, यूँ एक बात में सफलता नहीं होती, एक बात में असफलता नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि जो बार बार विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, वो एक वजह से हो रहे हैं कि एक तो उनको खुद पे भरोसा नहीं होता, और दूसरा वो रूट बार बार बदलते रहते हैं। ठीक है। आप जब बीए कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, उस दौरान आप तय कर लें, उस दौरान आप निश्चित रूप से तय कर लें कि मुझे इस विषय का अध्यापक, प्राध्यापक, पटवारी या ग्राम सेवक जो भी बनना है, तो बीए के दौरान आप निश्चित कर लें। दूसरा मूल काम यह है कि उससे संबंधित पाठ्य सामग्री या उससे संबंधित जो लोग हैं उनसे डिस्कस करने के बाद आप उस रूट को नहीं छोड़िए। ठीक है, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए। अगर आप बार बार बदलेंगे तो 4 साल के बजाय 8 साल लगेंगे। आप उसको एक ही तरीके से पा सकते हैं कि एक ही रूट पे चलते रहें और खुद पे भरोसा करें, क्योंकि उसको ये भी लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, शायद जिनका सिलेक्शन होता है वो कुछ और ही करते होंगे, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिनका चयन होता है वो कुछ और ही पढ़ते होंगे, बिल्कुल, जिनका सिलेक्शन होता है वो कुछ अलग ही प्रकार के लोग होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सिलेक्शन होना बहुत ही सामान्य चीज़ है, जब होता है तो पता नहीं चलता, यूँ हो जाता है। मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल बहुत साधारण बात लगती है। हालांकि जब मैंने इतना गिनवा दिया कि मैंने इस प्रकार से परीक्षा में पास की, तब मैं ऐसी बात करता हूँ तो विद्यार्थी यूँ भी कहते हैं, अच्छा सर आपको तो बातें आ रही है ना, आप तो मतलब मजे मजे में ये बातें कह रहे हो। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने 2nd ग्रेड की परीक्षाएं दी या 3rd ग्रेड की परीक्षाएं दी, तो इस स्तर का तनाव नहीं था, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी की चिंता नहीं थी, नौकरी की चिंता मुझे भी थी। तनाव क्यों नहीं था? अच्छा, मेरे में नहीं था, सभी में नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे तनाव नहीं था, उन समय किसी में नहीं था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो फ्री तैयारी करते थे, सहज होकर तैयारी करते थे, कईयों का हो जाता था, कईयों का अगली बार हो जाता था, कईयों का इससे अगली बार हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि जब मैं पेपर देने जाता हूँ तो मेरे पसीने आ जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं देखा कि 2 दिन पहले मुझे हॉस्टल पीजी छोड़ना पड़ता है क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आती। ऐसा मैंने नहीं देखा। ये दौर थोड़ा सा खराब है,
ये इसमें अपने मुझे ये भी लगता है कि इसमें सोसाइटी को भी सोचना चाहिए, विद्यार्थी के साथ समाज को, हाँ, समाज को भी सोचना चाहिए। आपने ये तय कर दिया, जैसे रिजल्ट आता है सब पूछना शुरू कर देते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ। क्या हुआ, यस, मुझे ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं, हाँ, थोड़ा सा बालक बालिकाओं से मेरा एक परिचय अच्छा गहरा होता है, हाँ, तो कई बार ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं कि सर मैंने रीट का पेपर नहीं दिया, या दिया तो यूं ही दिया था, मैं तैयारी तो बेसिकली सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चर कर रहा था, रीट का पेपर मैं यूं ही दे के आया था। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मेरे पड़ोसी, बुआ, चाची, ताई, मौसी, फूफा, दादा सब पूछते हैं, अच्छा मास्टर का रिजल्ट आ गया, तेरा क्या हुआ, फलाने का हो गया, तेरा तो नहीं हुआ। ये तो चीज़ें हमने तय कर ली है ना। अगर हम ये देखें कि बच्चा एक ईमानदार कोशिश कर रहा है, अगर मैं खुद देखूं कि मैं एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ, ये तो मालूम पड़ ही जाएगा। बिल्कुल, अगर आपकी नीयत में चोर है, भीतर एक चोर बैठा है, तो वो तो निकालना पड़ेगा, ये पहली शर्त। बिल्कुल, आप उस भीतर बैठे चोर को निकालें। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, मैं कई बार मनोविज्ञान की बातें करता हूँ, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो विद्यार्थी के मन में आता है कि भैया पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, है ना। तो भीतर से एक आवाज़ आती है, मंगलवार को शुरू करेंगे, ठीक है, 1 तारीख से शुरू करेंगे, यस, हाँ, ऐसा होता है, शादी से लौटने पर शुरू होता करेंगे। है हमारा, तो वो जो भीतर एक वो चोर है, हाँ, आपके मन के भीतर ही 2 फाड़ हो जाती है, बिल्कुल, एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है, और आप उसके साथी हो जाते हैं जो टाल रहा है। ये बड़ी बात है, ये खराब बात है। बिल्कुल, आप उसके साथी होइए जो आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। लेकिन कंफर्ट आदमी किसके साथ होता है, टालने वाले के साथ होगा। बिल्कुल, तो भीतर ही 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, तो आप उसका साथ मत दीजिए, आप उसको कि नहीं भाई आज ही शुरू करेंगे, बिल्कुल, और आज के आप भी शुरू करेंगे, मन को जितना हाँ उसको हटाइए। अच्छा, आप उसका जितना साथ देंगे वो उतना ही प्रताड़ित करेगा आपको। बिल्कुल, हाँ, फिर वो ये भी है, आज वो ये कह रहा है कि 1 तारीख से शुरू करेंगे, मंगलवार से शुरू करेंगे, कल आपने मान लो 1 तारीख से शुरू कर दिया, अब वो ये भी कहेगा कि यार 2 घंटे बहुत हो गए, शुरुआत में धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिल्कुल, हाँ, सुबह के टाइम ठीक पढ़ेंगे, शाम को समय नहीं पढ़ेंगे, है ना। वो ये भी कहेगा तो दूसरा है ना। मैं इसमें ये कहता हूँ कि हर जगह ये मौजूद है दूसरा। दोमिल ने जैसे तीसरे की बात की, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। खेलता है, मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, मौन है, हाँ, तो तीसरा नहीं है तो दूसरा तो हर एक के भीतर मौजूद है। भीतर मौजूद है, ठीक बात, वो दूसरा इससे आगे बढ़कर आपको और दुखी करेगा। वो ये भी कहेगा कि शाम के समय में, वो ये भी कहेगा घंटे भर तो घूम आना चाहिए बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ। बिल्कुल, वो ये भी कहेगा पेपर अभी दूर है, वो ये भी कहेगा पेपर आउट हो गया, दोबारा होगा। देगा, वो ये भी कहेगा अब की बार छोड़ो, जैसे तैसे करके पेपर दे लेते हैं, अगली बार भर्ती आएगी तो तैयारी करेंगे। तैयारी करेंगे, हाँ, ये जो दूसरा है इसको रोकना है। बिल्कुल, इसको रोकने से आप एक ईमानदार कोशिश की तरफ बढ़ेंगे। मैं बात को फिर से वही ले जा रहा हूँ, हाँ, है ना। मैंने कहा था कि ईमानदार कोशिश अगर आप कर रहे हैं, ईमानदार कोशिश की निशानी है कि आप उस दूसरे को रोकिए, रोकिए, है ना। अगर आप ईमानदार कोशिश कर रहे हैं तो आपको तनाव लेने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही, आप जितना कर पाएंगे उतना ही परिणाम आएगा, उतना ही आए, है ना, निश्चित सी बात है। हाँ, अगर आप ईमानदार कोशिश कर रहे हैं तो किसी को जवाब देने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात, अगर आप ईमानदार कोशिश कर रहे हैं तो फूफा, मौसा, चाची, ताई को जवाब देने की जरूरत क्या है। ऐसे भी विद्यार्थी मुझे मिले हैं जो ये कहते हैं कि मन्ना मेरे नाना ने बताना है, हो गया मेरा सिलेक्शन, बिल्कुल, मेरे मामा ने बताना। ये सारी जवाब देने के लिए जो ये नेगेटिव अप्रोच के साथ, हाँ, ये मुझे लगता है कि दूसरा जैसे किसी साथी का हो गया मेरा नहीं हुआ, ये भी एक नेगेटिव अप्रोच है। हाँ, कभी कभी मुझे ये ठीक लगती है बात, हालांकि वो यांत्रिक बात और बुरी बात है। घोड़े की आंख पर यूं एक पर्दा बंधा हुआ पर्दा होता है, बिल्कुल होता है ना, वो अपने गोल पे फोकस रहता है। हाँ, विद्यार्थी को अपनी आंखों पर ऐसे पर्दे बांध लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात, जब उसने देख लिया है कि ये रूट है, हाँ, जब उसने देख लिया ये पाठ्य सामग्री है, जब उसने देख लिया इस प्रकार से रास्ता जाता है, हाँ, तो फिर ये देखने को बाकी मत रखो कि कौन तैयारी कर रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन 12 घंटे पढ़ रहा है ना, किसका सिलेक्शन हो गया, सब भूल जाओ, अच्छा किसके पास क्या सेटिंग है, हाँ, कौन किसका भाई है, सही बात, कौन मंत्री का साला है, ये मत देखो। भूल ये आप इसको फिर पर्दा लगा लो, बिल्कुल, क्योंकि ये सारी बातें आपको तनाव करेगी। और तनाव रहित प्रक्रिया ही आपको चयन की तरफ ले जा सकती है। तनाव के साथ कोई भी किया गया काम उचित परिणाम नहीं ला सकता, नहीं। ये निश्चित। बिल्कुल सही बात, बाकी मुझे लगता है कि विद्यार्थी, मैं ये सारी बातें जब कह रहा हूँ हाँ, हाँ, तो मुझे इस बात की बराबर आशंका रहती है कि ये बातें उसके 10 मिनट 20 मिनट असर करेगी, उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद वो भूल जाएगा उन बातों तो अगर ये सतत अगर कहेंगे को। तो वो अपने जीवन को देखे, वो अपने जीवन, अपने जीवन को अपने आसपास के देखे, हाँ, कि निरंतर ये मोटिवेशन चलता है, वो उस परिवेश को देखे जिसमें वो 20 सालों से जी रहा है। हाँ, वहाँ वो कोई किसान को देख लें जो लगातार 6 साल से अकाल पड़ रहे हैं और फिर वो संघर्ष कर रहा है।
वहाँ उस आदमी को देख ले जो नरेगा में जाता है, उसके 4 बेटियां, चारों की 2-2 साल के अंतराल में शादी कर रहा है। ओहो, सही। उन सब चीज़ों को देखे, बिल्कुल। वहाँ से भी मोटिवेशन आ सकता है कि वो काम कर रहा हाँ। है ना। आप ये देखिए कि एक बच्चा बाजार में कमरा लेता है हाँ। पढ़ने के लिए, कमरा लेने के बाद में लाइब्रेरी ज्वाइन करता है हाँ। कि भाई लाइब्रेरी ज्वाइन कैसे कर रहे हो, कि हाँ साहब इतनी गर्मी में एसी में पढ़ना ज़रूरी है ना। मुझे ऐसे अध्यापक नहीं मिलते हैं, हाँ। वो भी कहते हैं कि नहीं यार एसी तो चाहिए इस समय, हम्म। है ना। आप उनको देखिए जहाँ अभी जैसे सावन भादो आसोज आएगा आगे, उसमें ऐसी गर्मी पड़ती है कि आप सांस नहीं ले सकते। सही बात है। हमारे यहाँ कहावत थी कि आसो जाना तावड़ा जोगी हो गया जाट। हाँ। आसोज के महीने में जब बाजरे की फसल आती है, वो लगभग आपके सिर के ऊपर की हाइट में जाती है, बिल्कुल। और उसके बाद में एक चादर उसके पीछे बंधी हुई होती है जिसको हमारे जोड़ी बोलते हैं। हाँ। और वो बाजरे का जो एक सिट्टा है, जिसको हम बाजरे का जो फल है, उसको वो जो बाजरी का है ना, उसको काट काट के अपनी झोली में डालना रहे। में डालते हैं साइड से एक जगह। आप कल्पना करो कि उसके सिर से ऊपर वो बाजरे की फसल है, 60, 70, 80 किलो उसकी पीठ पे वजन है, और हवा बिल्कुल बंद है ना। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि लेकिन उसमें वो कैसे कर सकता है, वो बाजरे को एसी में ले जाके कैसे काटेगा। कहीं का कैसे काट, वो असंभव है। आप उनको याद करें, उनको याद करें, उससे मोटिवेशन आता है। हाँ, मैं तो इसकी एक नेगेटिव अप्रोच ये भी रखता हूँ कि अगर आप मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव आप बताना मुझे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने सही दिशा में मेहनत नहीं की और सरकारी नौकरी हासिल नहीं हुई तो बाजरे की सिट्टे आपको ही काटने पड़े। काटने पड़ सकते हैं, कभी भी कोई काम, कभी भी काम हो सकता है। अदरवाइज आपके हाथ में एक ताउम्र के लिए चांस ये बना रहेगा कि कलम और कागज पर आप बच्चों को अध्यापन करवाते हुए अपना जीवन का। इसको यूं कह सकते हैं कि अपने परिवेश को कभी छोड़े नहीं। हाँ, कभी नहीं छोड़े। आप जैसे गांव से हैं, आप पीएचडी करने के लिए जयपुर चले गए, जेएनयू में चले गए, में चले गए, वहाँ जाते भी आप कम से कम गांव में लौटे हैं, 5 दिन अपने माता पिता के साथ खेल जाएं, उनके साथ काम करें। आप ये पूछें कि भाई हमने जो 2 साल पहले 50,000 रुपये लिए थे वो लौटा दिए कि नहीं लौटा दिए, या उसका ब्याज लौटा रहे हैं महीने महीने, क्या कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप जब अपने परिवेश से कट गए तो आप फिर दुनिया भर का कोई जोर जोर से मेरे जैसे मोटिवेट करने वाले दुनिया भर के हैं। एक मोटिवेशन एक धंधा है इस समय, ये बड़ी बुरी बात है। हाँ, है ना, मोटिवेशन एक धंधा है है ना, प्रेरणा एक धंधा बन गया। प्रेरणा लोग टिकट देते हैं, पेड उसका प्रेरणा लेकर आते हैं, 1 घंटे चलती है, उनके साथ कुछ सेल्फियां खिंचवाते हैं, और ये मतलब लोग मुझे ये चीज़ें, मैं बहुत सरल समझता हूँ जीवन को, इसलिए मुझे ज़्यादा ज्ञान की बातें आती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आदमी 1 घंटे में मोटिवेट होके आया है, जब वो बाइक लेके वापस ट्रैफिक में धुएं के साथ लौटता है तो वो वही खत्म हो जाता है। घर लौटते लौटते वही थकान उसके ऊपर तारी हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि कोई आपने ऐसे जीवन की प्रेरणादायी कोई कहानी जो प्योर एकदम हिंदी साहित्य की कहते हैं ना कि उस गहराई में, उस गुफा में छिपी हुई हो, जो लोगों तक ना पहुंची हो, या अगर पहुंची है तो उसका उस दिशा में नहीं मतलब निकाला गया, कोई मोटिवेशनल कोई बुक हो ऐसी, या कोई प्रेमचंद की कहानी हो, आपने धूमिल का जिक्र किया, कोई ऐसा है आपकी नज़र में जिसे पढ़ लेने से जीवन में थोड़ा सुधार आ सकता हो? मैं अपनी उसी बात की तरफ लौटूंगा जो अभी मैं कर रहा था जी। कोई एक कहानी पढ़ने की बजाय मैं ये कहूँगा, जैसे मनुष्य जब पैदा होता है तो हमारे साहित्य में एक बात आती है, वो एक जोड़ी अनुभूति लेकर आता है, सुख और दुख। उसकी माँ दूध पिलाती है, उसको सुख मिलता है, नहीं पिलाती है उसको दुख मिलता है। हाँ। वह नहीं जानता लोभ को, लालच को, ईर्ष्या को, प्रेम को, घृणा को, क्रोध को, वह नहीं जानता। वह नहीं समझता कि इसमें मेरा फायदा है, घाटा है, हानि, लाभ, वो नहीं समझता। ये सब हमने दिए हैं, दुनियादारी ने उसको धीरे धीरे दिए। ये सारे जो भाव, कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, इन सबको हम संवेग कहते हैं। और संवेगों का उचित संतुलन जो है उसको बनाने के लिए लगातार हमें 3 चीज़ों से जुड़ना चाहिए। ठीक है। साहित्य, संगीत और सिनेमा। क्या? ये 3 चीज़ों से हमें जुड़ना चाहिए। 3 सकार व्यक्ति के जीवन में संवेगों में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार अच्छा साहित्य, संगीत, सिनेमा का अध्ययन, अध्यापन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप क्रोध करेंगे तो उचित समय पे करेंगे, अनुचित क्रोध आप नहीं करेंगे। हाँ। आप दुखी होंगे तो अनुचित समय पे दुखी नहीं होंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा सिनेमा, अच्छा संगीत, अच्छे साहित्य से आपका गहरा लगाव है तो आप इस बात से तो दुखी नहीं होंगे कि नितिन जी का कपड़ा ज़्यादा सफ़ेद क्यों। हाँ। ये तो आपको दुखी नहीं करेगा। दुखी होने वाली बात से तो दुखी होना भी चाहिए, हम इंसान। हाँ। लेकिन ऐसे हवाई चीज़ों से हम दुखी नहीं होंगे। हाँ। संवेगों में जो स्थिरता आती है वो साहित्य के लगातार अध्ययन से आती है। आप शुरुआत जैसे प्रेमचंद से कर सकते हैं, कोई कविता में करना चाहे तो रामधारी सिंह दिनकर से कर सकता है। ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, मैं एक कहानी का इसलिए नहीं कह रहा, कहानियाँ मैं नाम ले सकता हूँ,
लेकिन मैं इसलिए नहीं रहा कि आज प्रेमचंद की कहानियों से आपको संतुष्टि हो रही है, 5 साल बाद आप खुद प्रेमचंद की कहानियों से संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ और अच्छा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चीज़ें जैसे जैसे मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो दिमाग है, हमारी जो चेतना है, हाँ दिमाग की बजाय हमें चेतना का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञानी नहीं, हम साहित्य के विद्यार्थी। हाँ तो चेतना है, उसका कोई स्तर नहीं, ठीक है। हाँ वो जड़ से जड़, हीन से हीन और उच्च से उच्च कोटि की हो सकती है। बिल्कुल हो सकती निरंतर प्रयास से, निरंतर नई चीज़ों के संपर्क में आने से इसका विकास होता है। है। बिल्कुल। अगर आप 10 साल तक, चाहे आप अध्यापक हैं, आप जैसे मान लीजिए वरिष्ठ अध्यापक बने, आप अपनी भर्ती में टॉप किया हो मान लो, अगर आप 10 साल कुछ भी नहीं पढ़ते हैं नया, तो आपकी चेतना टॉप की तो क्या, मुझे लगता है बहुत लो ग्रेड की, नीचे की भी नहीं रह जाएगी। इसमें एक जंग आता है उसमें। बिल्कुल। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी हाथ को बांध दे यहाँ पे, और 10 साल बाद में आप खोलेंगे तो हाथ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, काम नहीं सही करेगा। बात है। हाँ तो चेतना को अगर आप लगातार एक ऐसे प्रेरक चेतना के रूप में काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवन को सहज रूप से जीऊं, एक परीक्षा की क्या बात करें हम पूरे जीवन की बात, जीवन की करें, ठीक बात। आप परीक्षा देंगे, सिलेक्शन आपका हो गया, आप अध्यापक बन गए, फिर भी आप दुखी। बिल्कुल। बहुत आप अध्यापक बनने के बाद भी कहते हैं कि अच्छा मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा। आप अध्यापक बनने के बाद भी दुखी है कि अच्छा मुझे इतना काम करना पड़ा है, मैं पोसार का चार्ज क्यों लूँ, मैं ये पीटीआई लेगा, मैं साला दर्पण का चार्ज क्यों। ये जो सारी बातें दुखी करती है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज जाने के बाद में सब कुछ सही हो गया, हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी, अब कई बार उम्मीद करते हैं कि इस घटना के बाद सब सही होगा, बिल्कुल ऐसा। और विद्यार्थी ऐसा सोचता है कि जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तो सब तो ठीक। मेरे जीवन में बाहर ही बाहर होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से भी बेहतर परीक्षाएं आपका इंतजार कर रही कर रही है जीवन में। और वो ऐसी परीक्षाएं हैं जो आप, उसका कोई सिलेबस नहीं, कोई सिलेबस नहीं। कोई पाठ्यक्रम नहीं है, बिल्कुल सही बात। वहाँ आपको मालूम नहीं चलता। आप सोच के जाते हैं कि मतलब सीधा साधा पेपर है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग बिना बताई कर ली जाती है। ऐसी परीक्षाएं जीवन में आती है, बहुत तगड़े लेवल पे है। बहुत ज़बरदस्त लेवल पे आती है। आप उनका जब सामना करते हैं, अगर आप में वो मैच्योरिटी नहीं है जो साहित्य, संगीत और सिनेमा से आती है, वो अगर नहीं है तो निश्चित रूप से आप पातिल में ला जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जीवन को बहुत हल्के में लिया गया, खाली एक परीक्षा से उसको नापा जाना ये ठीक बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप जो प्रेरणा की बात करें, चाहे विकासशील चेतना की बात करें, उसमें किसी एक कहानी, एक फिल्म का नाम नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। उसमें अच्छी फिल्में, अच्छा संगीत, अच्छा साहित्य आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए, लगातार देखते रहना चाहिए। बिल्कुल। उससे क्या होता है, जब, अच्छा एक बात ये भी है कि जैसे मेरे जीवन में 10 साल तक कोई रोना आया ही नहीं, तो ये गड़बड़ हुई है बात। एक समय के बाद में आदमी को रोना चाहिए, रोना भी चाहिए। हाँ अगर 10 साल से मेरे जीवन में हंसना नहीं आया तो यह भी गड़बड़ है। हाँ साहित्य, संगीत और सिनेमा आपको बार बार मौका देता है। बिल्कुल। आपको एक ही फिल्म मौका देगी, आप हंसिए, रोइए, एक ही। आप उत्तेजित होइए, बिल्कुल। आप बैठे बैठे मुठ्ठियां भींच लेते हैं। हाँ। कभी आपको क्रोध करने का मौका नहीं मिला, सब ठीक था, तो जिंदगी में आपने कभी क्रोध नहीं किया, तो हो सकता है वो भाव मर जाए, है ना। एक भाव, सकारात्मक नकारात्मक जो प्रकार के मन में संवेग है, वो सारों में बैलेंस रहना जरूरी है। बिल्कुल। सभी को समय समय पर जागते रहना आवश्यक है, बहुत और उनको जगाने का माध्यम साहित्य, संगीत और सिनेमा है। सिनेमा। एक फिल्म यही काम करती है। आप ये देखिए, मैं एक बहुत अंतिम उदाहरण देके अपनी बात इसमें समाप्त करूँगा इस टॉपिक पे। अगर आप फिल्म देखते हैं और आप एक फिल्म में लगातार रोते हैं, जैसे मेरे लौकिक जीवन में, मेरा उदाहरण दूँ, मेरे लोक जीवन में कुछ भी हो जाए मैं रोता नहीं। मेरे जीवन में बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटी हैं, लेकिन मेरे आंसू नहीं आते। हो सकता है सर दर्द हो जाए, तनाव हो जाए दिमाग में, अगर मान लो जैसे मेरे पिता की मृत्यु हुई, देहांत हुआ उनका, तो मुझे कभी कभी खराब लगा ये बात कि मुझे आंसू नहीं आए। और मुझे किसी ने पूछा भी, तो मैंने उनको समझाई ये बात। मैंने कहा मुझे लगता है मेरे को दिक्कत है, क्योंकि मैं 100 बातें सोचता हूँ लेकिन मैं रो नहीं पाता। लेकिन मैं अगर फिल्म देखूंगा तो मैं रो पड़ता। बागमा फिल्म को देख के मैं इतना रोया कि मुझे घर वालों ने कहा बंद कर दिया टीवी, कि आपने क्या लगा रखा है। ईदगाह कहानी हम 3री क्लास से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भी उसको पढ़ता हूँ, और अंत में जब हामिद कहता है कि मैं ये चिमटा तुम्हारे लिए इसलिए लेकर आया, तुम्हारे हाथ पे बन जाएगी, तो मुझे रोना आ जाता है। समझिया कहानी है, बूढ़ी का की कहानी है, कितनी कहानियां ऐसी हैं। और अब तो ये हालत हो गई है कि मैं अगर कोई वेब सीरीज भी देख रहा तो उसमें भी मैं एक बार रो लेता। मतलब साहित्य, संगीत और सिनेमा में। और मुझे याद आ रहा है एक अनुभव जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, एक उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ। एक ताहिर कव्वाल हमारे देश में हुए हैं। ताहिर कव्वाल फॉरेनर है कोई? हाँ फॉरेनर है, जो घुंघराले बालों बालों वाले एक जोड़ा रखते हैं, जुड़ा रखते हैं। उन्होंने एक कव्वाली गाई है
बहुत पुरानी एक रचना है, छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाई। हाँ बिल्कुल। उसको 20 मिनट में उन्होंने गाया। ये आबिदा परवीन की शायद लिखी हुई थी ये। नहीं, ये असल में लिखी हुई तो अमीर खुसरो की है, बहुत पुरानी है। अच्छा, ये उससे भी बुरा उससे पुरानी। वो आबिदा परवीन ने इन्हें लिख के हाँ, तो उसको बहुत सारे लोगों ने गाया। तो मैं खेत में सुन रहा था उसको। खेत में जैसे पानी चल रहा है, जो एक खाला बना हुआ है ना, छोटा माइनर, उसपे मैंने चारपाई डाल रखी है। ठीक है। और शाम का समय है, एक पैर मेरा पानी में लटका हुआ, एक पैर मेरा चारपाई पे, और मैं बहुत आनंद में हूँ, और मैंने कान में डाल रखे हैं हेडफोन। मैं ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में मतलब मस्त रहता हूँ। तो मैंने जब सुना, वो उसमें क्या है कि वो एक हाई पर चले जाते हैं, गाते गाते बहुत ऊपर चले जाते हैं। मुझे संगीत की समझ नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम पड़ता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये जी बिल्कुल। तो बहुत ऊपर चले गए, हाँ। और वो अचानक ऊपर गाते गाते अचानक वो नीचे लेके आए, और उन्होंने कहा अपनी सी कर लेनी मुझसे नैना मिलाए की, ये बात उन्होंने कही। तो मुझे, मेरी आंखें बंद थी, अचानक से एक आंसू मेरी आंख से यूं टपका। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो माहौल था, वो जो अनुभव था, हाँ। उसको मैं न तो लिख सकता हूँ, न मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी घटना एक घटी, एक ऐसा कोई बात हुई जिसको मैं फिर मैं घर में जब लौटा, बाइक पे लौटा, तो मैं सुनने में लौटा। मतलब मैं बैठा तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैं बैठ गया हूँ, बाइक पे चल रही है तो मुझे ध्यान नहीं है कि बाइक पे, एक उस तरंग में मैं लगभग घंटे 2 घंटे रहा। तब मुझे उस दिन ये एहसास हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ताकत तो है। जो साहित्य, संगीत और सिनेमा, उसमें ताकत इतनी ज़्यादा, और वो बारीक इतनी होती है कि आप उसको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। बिल्कुल। आप एक दीवार खींचेंगे, प्रत्यक्ष दिखेगी। बिल्कुल। आप एक किताब पढ़ेंगे तो कोई दीवार अंदर गिरेगी, कोई खींचेगी, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम उसको भौतिक जगत में उसको हम आंकते नहीं। आते नहीं। तो आप लगातार, अच्छा कोई विद्यार्थी हो, जैसा मुझे तो समय नहीं है, कैसे पढ़े? आपको तो इतनी बातें आ रही है, आप प्रोफेसर है तो आप पढ़ लिख सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, कैसे पढ़े? अपने जीवन में ही आप, ऐसा समय आता होगा जब आप कम से कम गीत सुनते हैं, अच्छी फिल्में देख सकते हैं, अच्छी शॉर्ट फिल्में देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि जब आप कुछ भी नहीं हो, तो आप कहीं, जैसे घर में दादी है या आपके बुजुर्ग है, आपकी माँ है ना, उनसे बात कर ले, वो भी एक साहित्य, संगीत, सिनेमा है, वो भी एक कल्चर है। आप कभी कभी कोई नहीं होता, आप अपने मुंह पे हाथ फेर ले। आप पाएंगे वर्षों से आपने अपने मुंह पे ठीक से हाथ नहीं फेरा। हाँ बिल्कुल। मतलब आप कभी कभी मन में करके भाई मैं बलदेव, अपने आप से भी हो सकता है, खुद को महसूस ही नहीं महसूस किया बहुत समय से, मतलब हमने अपने मुंह पर ठीक से हाथ नहीं फेरा, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है, तो मैं फेरता हूँ, हाँ। है ना। और कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं कभी किसी शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, तो हम बहुत जल्दी करते हैं बाल बना लेने की, दाढ़ी सेट कर लेने की, कुर्ता सेट कर लेने की, फलां टाइप की। पर कई बार लगता है डॉक्टर साहब की ना, मैंने पता नहीं आखिरी बार खुद को कब देखा। हाँ, ठीक से मैंने देखा है कि मैं हूँ कौन आखिर में, वो सवाल वहाँ पे खड़े होते हैं। खैर ये मेरा दो है, टॉपिक से हम दोनों भटक जाएंगे। दूसरा कि ये जो हमारी डिजिटल स्क्रीन है, इसका आज के विद्यार्थी जीवन पे जो दुष्प्रभाव है, इससे कैसे मतलब हम बच सकते हैं, और इसका जो भरपूर प्रयोग है, जो आजकल की ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सब लोग अपने अपने कोर्सेज देते हैं, कहाँ से अच्छी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये जो है इसका कैसे उपयोग किया जाए? असल में मैं इसमें 2 शब्दों को लेकर बात करना चाहूँगा। एक तो मैं मध्यम मार्ग की बात करूँगा, इसको हम यूँ कहते हैं छोड़ दो, संभव नहीं है। नहीं छूटे। इसकी रात दिन इसी के साथ रहो, ये ठीक नहीं है। पहली बात संभव नहीं है, दूसरी बात ठीक नहीं है। एक शब्द होता है होश, चेतना। अगर वो आपके साथ है तो कोई चीज़ आपका बुरा नहीं कर सकती। आप जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब मैं फेसबुक का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने थिएटर पे काम किया पीएचडी के दौरान। मेरा आपकी पीएचडी थिएटर से हुई मेरी पीएचडी। तो जब मैंने उस समय और अभी भी मैंने मेरी फेसबुक को ऐसा बना लिया कि मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, सब थिएटर के लोग हैं, थिएटर की सूचनाएं आ रही है, नाटकों पे बात हो रही है। आप अपनी प्रोफाइल को ऐसा बना सकते हैं कि वो आपके विषय से जुड़ जाए। ठीक है, आप कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो आपके काम का हो। आप ऐसी चीज़ों को हटाते जाइए, हो सकता है उनको अनइंटरेस्टेड में कीजिए, है ना। ये थोड़ी सी प्रयास करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए सोशल मीडिया पे जाएंगे, तो वहाँ भी आपको कुछ काम की बातें मिलेगी। ये एक बात। अगर आपको उसके बिना नहीं सर रहा, अगर आप उसके बिना प्राण ही दिए जा रहे हैं, तो आप उसको ऐसा बना सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट को। दूसरी बात, सोशल मीडिया या कोई भी मोबाइल की जो गतिविधि है, उसमें हमें नुकसान कब होता है? जब हम बेहोशी में उसे करते हैं। जैसे आपने मोबाइल खोला कि मैं बलदेव जी को फ़ोन करता हूँ, है ना,
मोबाइल खोला तो आपने मोबाइल खोला, ऊपर नोटिफिकेशन है एक फेसबुक का, हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। वो आपने किसी बड़े अच्छे मित्र का नोटिफिकेशन आ रहा है, अरे यार तो बहुत जरूरी, इसको खोला पहले, अच्छा मित्र की पोस्ट देखनी, जैसे बैक आया तो कुछ रील्स दिखाई दे गई, उसको उस पर रील को हमने टच किया और और एक बार जो टच आपने कर लिया, बिल्कुल आप यूं जो कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसको कंट्रोल में रखिए, बस इसको स्क्रॉलिंग को कंट्रोल में रखिए। कंट्रोल में रखो। अब असल में आपको एक, मुझे लगता है कि चेतना से आपने काम नहीं किया, होश से काम नहीं किया, आप कर कुछ रहे थे, आपका एक इंटेंशन भी नहीं था ऐसा करने का, बिल्कुल सही। फोन उठाया तब आपका रील देखने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल। लेकिन आपने जब देखना शुरू किया तो फिर आप रुके ही नहीं, आधे घंटे बाद में आपको होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मनुष्य के मन की दो प्रकार की स्थितियां होती है, जितना मैं समझ पाता हूँ, बहुत बड़ा मैं दार्शनिक नहीं, लेकिन संकल्प और विकल्प की दो स्थितियां होती है, संकल्प और विकल्प। विकल्प की दो स्थितियां होती है। संकल्प की स्थिति का मतलब होता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं हम पूरी तरह से उसी में फोकस रहें। बिल्कुल। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो पूरी तरह से 100% पढ़ रहा हूँ, हालांकि ये बहुत मुश्किल बात, ये जो कह दी मैंने इतनी आसान, वो इतनी आसान बात आसान है नहीं, ये तपस्या के बराबर है। ये दूसरी स्थिति है विकल्प की। विकल्प की स्थिति का मतलब ये होता है कि जो काम हम कर रहे हैं हमारा मानसिक रूप से हम उससे भिन्न अवस्था में होते हैं। सही बात। मैंने शिव सूत्र सुना ओशो का, वहां से मैंने ये बात समझी, फिर मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया। ओशो ने बताया कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अगर मोटरसाइकिल नहीं चला के कुछ और चला रहे हैं तो आप विकल्प की स्थिति में है। मोटरसाइकिल चलाते समय आपका ध्यान किसी और चीज में, आप घर के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हैं, तो आप विकल्प की स्थिति में हैं। जब भी आप विकल्प की स्थिति में आए तो उससे निकलिए तुरंत। आप चाहे तो कोई सूत्र बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया कि जब भी मैं विकल्प की स्थिति में पाया जाऊं तो मैं बोलूंगा राम झटके से, और मैं उससे वापस आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने पाया कि मैं मेरे जीवन में 80% विकल्प की स्थिति में रहता हूँ। मुझे झटके से राम दिन में 25, 30, 50 बार बोलना पड़ रहा है। इसमें एक संकट और भी था कि कई बार तो मुझे 20 मिनट बाद में पता चलता कि मैं विकल्प की स्थिति में, विकल्प में था। शुरुआत में मुझे पता ही नहीं चलता। ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैं गाड़ी को छोड़ के सब चला रहा हूँ, सारी चीजें चल रही। सही बात है। मतलब गाड़ी नहीं चल रही, गाड़ी हाथ में मेरे स्टीयरिंग है, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड मार रहा है उसको, लेकिन वो अपने आप चल रही। अब चलानी गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी को छोड़ के मैं सब चला रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। ये जो विकल्प की स्थिति में आप जाते हैं, इसको रोकना चाहिए विद्यार्थी को। बिल्कुल। ऐसा मोबाइल के साथ नहीं है, अकेला मोबाइल ऐसा नहीं है कि जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते वो सोचेगा, जैसे अभी पढ़ रहा है, अक्टूबर में पेपर है और इतना इतना ऐसे ऐसे करेंगे। अच्छा, फिर जब रील चलने लगती है दिमाग में, तो ये इतनी सुहावनी होती है कि आप इससे पीछे नहीं हट सकते। नहीं हट सकती। मैं इसको खास कहता हूँ, इसको मैं खास कहता हूँ आम भाई साहब, खुजली। जैसे वो खुजली है जो आपने एक बार करनी शुरू कर दी तो आपको आनंद आता है, और आप करते जाते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो आनंद आनंद में घाव हो जाएगा उसका, हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात, वो एकदम सेप्टिक हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जैसे वो उस दौर में जाता है, वो चलता है कि चल भाई मैं ऐसे ऐसे करूँगा, फिर वो यूं भी सोच लेता कि सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग हो गई, बुलेट ले ली, ऐसे ये सब हो रहा। फिर अचानक आधे घंटे बाद में ऐसे, अरे भाई आगे बढ़ो, हाँ, है ना, पता सारा बुलेट भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये विकल्प की स्थिति है। हाँ, कमजोर मन, और मैं बार बार कहता हूँ, जो विद्यार्थी बार बार हतोत्साहित होते हैं, बार बार विकल्प की स्थिति में जाते हैं। हतोत्साहित नहीं हुआ मैं, कम हुआ, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा निराशा कभी नहीं आई, मैंने हमेशा ही इंजॉय किया, चाहे किसी भी प्रकार का जीवन रहा हो। जब हम गुड़ खा के भी खुश होते थे, मुझे याद है कि मेरे घर में लंबा घर था मेरा, तो मैं मुट्ठी में भर के ऐसे चीनी, जिसको आम भाषा में राजस्थानी शक्कर बोलते, हमारे उसको चीनी बोलते, गंगानगर के कारण, हाँ, बिल्कुल। तो मैं उसको लेके दौड़ता था। अच्छा, मैं जब कमरे से निकलता, जिसको हमारे साड़ बोलते थे, लंबा जो कच्चा मकान होता था, बड़ा, हाँ, तो साड़ से मैंने ऐसे निकलता था, मेरी माँ कहती केले है, हाँ, क्या लेके आए, क्या मुट्ठी में। हाँ, तो अब बताने स्पष्टीकरण देने से कुछ नहीं होगा, आप दौड़ लगाओ। बिल्कुल। तो मैं वहां से दौड़ता, तो आप कल्पना करोगे कम से कम 150 मीटर की दूरी में मेरा घर दूर होता था, इतना, मतलब मेन दरवाजा 150 मीटर बाद में आता था। तो 150 मीटर तक मैं भागता बेतहाशा, हाथ में यूं मुट्ठी, और बाहर फिर गवाड़ में आ जाते, तब तक मुट्ठी खुलती नहीं, मुट्ठी में चीनी के साथ साथ पसीना भी होता। फिर हम 2-3 दोस्त मिलके खाते, और जो बहुत ज्यादा उसका एकदम शौकीन होता वो हाथ भी चाट लेता था। तो हम ऐसे एंजॉय करते थे। मुझे लगता है कि ऐसे कोई असाधारण जिंदगी हमने जी नहीं, असाधारण ख्वाहिशें हमारी जी नहीं, तो इसलिए मैं कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन विकल्प की स्थिति में मैं भी बहुत जाता हूँ। बिल्कुल, हर इंसान जाता जाता है। बिल्कुल।
प्रवास हाँ, निकल पास रास्ते। आपको अगर ये मालूम है कि मैं विकल्प की स्थिति में हूँ तो आप निकलेंगे। बिल्कुल सही। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि मैं कौन सी स्थिति में, कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? एक महिला ने मुझे कहा कि मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मुझे कभी भी मतलब मैं जैसा जीना चाहती थी वैसा नहीं जी पाई, तो मेरा जीवन मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आपका जीवन अब सफल है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि उनका बर्बाद हो गया। हो गए सही। आपको इतना तो आपको इतनी चेतना तो है कि आपका बर्बाद होगा, बर्बाद हुआ है तो आप सफल हैं। सफल। आपको होश तो है कि आपका बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोगों का बर्बाद नहीं होगा, उनको मालूम भी नहीं है कि उनका बर्बाद हो गया, बिल्कुल इतने शून्य में वो है। बिल्कुल। तो विद्यार्थी को ये बात, मुझे मेरे अनुभव की कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम इसकी फिलोसफी क्या है, ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये मैंने मेरे अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, लिखे नहीं, प्रयोग खूब किए हैं मेरे जीवन में, साथ अभी भी मैं करता रहता हूँ। तो मैंने ये देखा है विकल्प की स्थिति से अगर आप बार बार निकलते हैं, अगर आप होश से काम करते हैं, तो चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो समाज के इस दौर की कुछ भी बात, वो आपको प्रभावित नहीं कर सकती। नहीं। अगर आपको ध्यान है कि मैं अब किस स्थिति में मुझे क्या करना है। बिल्कुल जी। अब मेरा जो लास्ट का हमारा सेशन जो है वो काफ़ी लंबा चल निकला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब मेरा जो लास्ट का जो एक विद्यार्थी जीवन को लेकर जो तनाव की बातें हुई, मोबाइल की बातें हुई, कामकाजी जो महिलाएं हैं, जो मैं कहता हूँ कि 18-20 वर्ष से लेकर जितनी भी शादीशुदा बच्चियां हैं, बहनें हैं, और वो 40 साल की उम्र तक है, आज भी जैसा आपने कहा कि उन्हें यही नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है कि नहीं, वो भी अपने कभी जीवन में उन्होंने सपने देखे होंगे कि मुझे एक दिन पढ़ाई पूरी करनी है या पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो ये लास्ट का मुद्दा दो चीज़ों पे मेरे सवाल उठते हैं। पहला कि उन्हें किस तरह से अपने आप को मैनेज करना चाहिए, पहला ये। और दूसरा, आजकल एक ज्योति मौर्य केस चल रहा है जिसमें ससुराल पक्ष अगर किसी औरत या महिला को सपोर्ट करे और फिर उसके बाद कुछ वर्षों बाद जब वो पीसीएस या आरएस या वो ऑफिसर बच जाती है तो फिर वो अपने पति को ही डाइवोर्स देती है। तो इन दोनों में आप पहले में तो आप सुझाव दें उन सभी बच्चियों को कि आपको शादी के बाद भी अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहती हैं या स्कूल में अध्यापिका बनना चाहती हैं, शिक्षिका बनना चाहती हैं, तो किस तरह से उन्हें अपने आप को डालना चाहिए, कैसे समाज को और उस ससुराल पक्ष को ठीक ढंग से, मतलब ये भी एक दर्शन का हिस्सा है। और दूसरा, आप इसलिए अपने सुझाव दीजिए, फिर हम हमारा ये पॉडकास्ट पूर्ण करेंगे। पहले हमें ज्योति मौर्य पे बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ज्योति मौर्य के तो उसकी बात उस बात को अगर स्पष्ट नहीं करेंगे, हाँ, तो फिर मैं अगर किसी को सुझाव दे दूंगा तो भी क्या फायदा। अभी जो माहौल बन रहा है, हाँ, कि एक महिला इस प्रकार से पढ़ी लिखी और इस प्रकार से उन्होंने अपने एक सफलता हासिल की और उसके बाद में उन्होंने ऐसा किया। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दूर से बहुत सारी चीज़ें अलग दिखती हैं, बिल्कुल, नज़दीक जाने पर बहुत सारी चीज़ें अलग नज़र आती हैं। आप मेरे साथ 10 साल रहेंगे, रह लेंगे, तो भी मुझे आप 100% नहीं जान पाएंगे। ठीक बात है। ज्योति मौर्य के केस में मुझे ऐसा लगता है कि इतनी कोई बड़ी बात शायद नहीं होगी मेरे हिसाब से। हज़ारों दीपक घरों में जलते रहते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते, सही, और वो रोशनी करते रहते हैं। बिल्कुल। एक पटाखा गांव के बीच में छूटता है और लोग उसको देखते हैं, चौकन्ने होकर देखते हैं। ज्योति मौर्य का केस एक पटाखा है, और हमारे घरों में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और समाज को और पूरे परिवार को सपोर्ट कर रही हैं, वो सब दीपक है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है हमें दीपक के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। एक ऐसी अचानक से उठी रोशनी जिसका अस्तित्व पता नहीं कितना है, और सही गलत के बारे में भी हमें नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं कोई फैसला करूँगा कौन गलत है कौन सही है, इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक बात है। आप जैसे मैं बहुत सारे अपने आसपास अभी लोगों को देखता हूँ और अचानक से वो उसको ब्लेम करते हैं, है ना। मैं तो किसी को नहीं कर रहा, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं होता कौन हूँ ब्लेम करने वाला। सही बात है। और उनके जीवन की जो धारा है, उन्होंने जो 20 साल 15 साल 10 साल जीवन जिया है, उसके एक एक पल का हिसाब उनके खुद के पास है। सही बात। हमारे पास केवल एक मीडिया में, एक सोशल मीडिया में दिखाई गई कुछ क्लिप्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट हो सकते हैं। कोई 2-4 स्क्रीनशॉट 2-4 मिनट की क्लिप आपके पूरे जीवन को नहीं निकाल सकती। सही। हमारा सामाजिक जीवन एक ऐसा जीवन है जो अनेक प्रकार की चीज़ों से बनता है। हम प्योर रूप में वो जीते हैं, वो हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है, और बहुत सारे सामाजिक संबंध व्यक्तिगत जीवन से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। तो आप उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानते नहीं है। नहीं ना। अगर ज्योति मौर्य के केस से कोई यह निष्कर्ष निकाले कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, हाँ, कामकाजी महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए,
तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। और इसको देके उदाहरण भी दिए जाते हैं। आज कैसा महसूस कर रही होंगी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां जो शादी के बाद में बढ़ रही हैं, और वो जब कहीं से गुजरती होंगी तो कोई कहता होगा कि ज्योति मौर्य को भी बढ़ाया था, इनको भी बढ़ा लो। ज्योति मौर्य के बारे में तो गलत बोल ही रहे, बिल्कुल। लेकिन वो लड़की, हो सकता है उसकी लड़की में अपने परिवार को बदल देने की, सपोर्ट करने की कितनी काबिलियत रही होगी। उस लड़की के दिमाग में क्या योजना होगी अपने परिवार को लेकर। मुझे लगता है कि हम बिना सोचे समझे कई बार ऐसे कीले चुभोते हैं जिसका दर्द वो अगला ही जानता है। बिल्कुल। मुझे इस बात को लेकर बहुत मैं स्पष्ट हूँ। बिल्कुल। मैं मेरी पत्नी के भी जीवन में पूरी तरह से दखल नहीं देता। ज्योति मौर्य बहुत दूर है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ठीक, उनका फैसला जो है वो स्वतंत्र, उनका अपना है, और पता नहीं किस वजह से हम उन देश में आज ज्योति मौर्य से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत बड़े बड़े मुद्दे मौजूद हैं। बिल्कुल उन पे बात हो सकती है, उन पे डिस्कस हो सकती है, उनको समय दिया जा सकता है। आप लाखों लोगों की एनर्जी को, आप लाखों लोगों की ऊर्जा को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी हो सकता है कि टमाटर 100 रुपए किलो क्यों हो गए। हाँ, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं घर में बैठा हूँ, हाँ, और मैंने जैसे ही टीवी चलाया, आप मेरी एनर्जी का ध्यान रखिए, ये आपका कर्तव्य है। आप एक टीवी चैनल के मालिक हैं, आप पूरे देश की एनर्जी को गलत दिशा में नहीं ले जा सकते। सही। आपको मालूम है आदमी की एनर्जी कैसे बनती है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि एक गेहूं का बीज हम बोते हैं, एक धान को हम बोते हैं, उसको सूरज की रोशनी मिलती है, उसको नदियों का जल मिलता है, उसको पता नहीं मतलब कई घंटों, हजारों, लाखों, सेकंडों की जो यात्रा होती है, उसके बाद में वो निकल के बाहर आता है। फिर उसको किसान निकालता है। मेरी पत्नी बड़े प्रेम से उसको मतलब उस खाने को बनाती है, बड़े प्रेम से, उसी प्रेम से वो परोसती है, और मैं उसको खाने को खा के इतनी मेहनत से, आप इसकी यात्रा देखो, मैंने थोड़ी सी बताने की कोशिश की। उस यात्रा के बाद मैंने भोजन किया है, उसके बाद में मेरे शरीर की प्रक्रिया ने उसका एक रस बनाया। मैं एक ऐसे मुद्दे को देखकर उसको जलाता, मैंने कभी नहीं जलाता। सही। मैं हमेशा मेरे कॉलेज में, मेरे स्टाफ में एक बात कहता हूँ, बहुत बड़ी बात कही है कि आपकी पत्नी ने, जब वो कई बार ऐसे चिढ़ते हैं कोई बात पे, ऐसे किसी बात पे कुड़ती है, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने कहा आप गेहूँ मांग के लाए थे, खरीद के लाए थे? क्या खरीद के लाए थे? तो आपकी पत्नी ने खाना बड़े प्यार से खिलाया था, गुस्से में खिलाया था? कि बड़े प्यार से खिलाया था। अच्छा, आप खाना भीख मांग के खा के आए, घर से बना के खा के आए? कि मैं घर का खा के आया। तो घर की रोटी खा के आपको बड़े प्रेम से घर वालों ने पता नहीं किस उम्मीद से भेजा है, और यहाँ आके उसको जहर कर रहे हो आप। बिल्कुल। मैं क्यों करूँ? हाँ। मुझे लगता है कि देश की मीडिया को सोचना चाहिए कि आदमी की एनर्जी को यूं बर्बाद मत करो। बिल्कुल। ऊर्जा ही सुप्रीम है। बिल्कुल। इस संसार में जो कुछ है वो एनर्जी से है, एनर्जी से, और एनर्जी को आप इस तरह से बर्बाद मत कीजिए। सही। ये सभी को सोचना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात में मैं आता हूँ कि किस प्रकार से महिलाएं और जो लड़कियां वो तैयारी करें। बिल्कुल। तो उसमें देखिए, एक कॉमन बात तो सब पे लागू नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपना अपना घर है, और हम बड़े इजी वे में यूँ बात कर देते हो, आप ऐसे करिए, 15 घंटे पढ़िए, आप यूँ करिए, आप पानी में आग लगा दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है पानी में आग लगाने की, कोई लगा नहीं सकता, नहीं लगा सकता, है ना। और लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, लगा तो सकता है कोई, उदंडी लगाते तो लगा दे, सही। लेकिन ज़रूरत क्या है? पानी में सोडियम फेंक दे, फेंक दे, हाँ, लेकिन आवश्यकता नहीं है इस बात की। हाँ। तो मुझे लगता है कि जैसी उनकी परिस्थितियाँ हों, वैसी परिस्थितियों में अपने आसपास किसी को देखें और उनसे गाइडेंस लें, और जैसी परिस्थितियों में उसमें आप अगर 2 घंटे काम कर पाते हैं तो आप 2 घंटे काम करें बस। आप ये मत सोचें कि हाय मैं तो 4 घंटे नहीं कर पा रही, ये कह रहा हूँ मैं भाई। जिसकी परिस्थिति विपरीत है, जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, घर की जिम्मेदारियां हैं, सास ससुर है, और मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि कोई भी लड़की अपने ससुराल में जाने के बाद अगर आप उसको पानी भी 4 पे भी पिलाओगे तो भी वो घंटे 2 घंटे उठ के घर में कुछ करेगी, ऐसा वो रुक नहीं सकती। ऐसा मैं बार बार देखता हूँ। तो एक जिम्मेदारियां उसके हिस्से आ जाती हैं। बिल्कुल। तो सारी तमाम जिम्मेदारियां, तमाम परिस्थितियों के बावजूद आप कितना काम कर पाती हैं, उतना काम करें, बिना यह सोचे कि इससे अधिक क्यों नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। एक बात ये। दूसरी बात यह कि आप अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को देखें जिनको स्किप किया जा सकता है। ठीक। जैसे आप घर में किसी के लिए खाना बनाते हैं, छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं। आप रोजाना 1 घंटे फ़ोन पे बात करते हैं, छोड़ा जा सकता है, वक्त निकाला जा सकता है। आप ये देख सकते हैं कि आपका छोटा बच्चा है, उसको आपको ध्यान करनी है, छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आप आधा घंटा पड़ोसी के यहाँ गप्पे मार के आते हैं, छोड़ा जा सकता है एक बार से। आप किसी शादी में आपका जाना ज़रूरी है, जाया जा सकता है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आप 10 दिन पहले जा रहे हैं, इसको छोड़ा जा सकता है। आप ये लिस्ट बनाइए,
टीवी को छोड़ा जा सकता बहुत सारी लाभ, मतलब उसको अपने अपने घर में अपने अपने हिसाब से है। है। बिल्कुल मैं मेरी सूची अलग बनाऊंगा, सबकी सूची अलग अलग। अलग बनेगी। हाँ ये जो सूची बनेगी, ये सूची बनानी चाहिए कि क्या स्किप किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा स्किप करते हुए क्या हमारे जीवन में और हमारे से जुड़े हुए लोगों के जीवन में कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं आ रहा जिससे वो दुखी हो रहे हैं। सही बात। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई यूँ कहे कि मेरी ज़िंदगी, तो किसी की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। हाँ अगर कोई लड़की ये सोच के तैयारी करती है, ऐसा भी है, मुझे समाज के दोनों पहलुओं के बारे में हमें बात करनी चाहिए। हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो समाज के बारे में बातें करने की हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। नहीं तो मेरा आज आपकी बातों को लेकर मेरा ऐसा मन हो रहा है कि कभी स्त्री, सिर्फ एक ही टॉपिक का नाम रखा जाए, स्त्री और औरत या कुछ भी ऐसा नाम देखो, उस पर लंबा पॉडकास्ट कीजिए। तो आप कह रहे थे, आप बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई लड़की यूँ सोचे कि जैसे एक घर में उसका ऐसा जाना हुआ जहाँ खेती करते हैं लोग बाग, उसने MA BEd कर रखा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पति है वो खेती कर रहा है, या 12वीं पास या BA पास है, कोई काम कर रहा है, मंडी में काम कर रहा है, इस प्रकार से। तो फिर उसको लगता है कि मैं फिर यहाँ अपने आप को, उनको लगता है कि मैं एक अजीब जगह में आ गई हूँ। हालांकि वो हमारे भारतीय समाज में आपको फिट किया जाता है, वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है ठोक पीट के, है ना। अगर आप नहीं होते तो भी वो कर दिया जाता है, शादी हो जाती है। उसके बाद में अगर आप एक बात सोचते हैं कि मैं, ये सब अलग है, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है, मुझे मतलब नहीं है कोई, अगर कोई दुखी हो रहा है, कोई पड़ा रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा, तो मुझे मतलब नहीं है, मैं मेरा देखूं कि इनका देखूं। या तो आप समाज में आइए मत, आप किसी जंगल में चले जाइए, किसी पहाड़ की गुफा में चले जाइए। अगर आप ये शादी नामक संस्था में विश्वास करते हैं, तो अगर आप परिवार नामक संस्था से जुड़ जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मेरी जिंदगी। अब किसी की जिंदगी, अब आपकी जिंदगी आपकी नहीं रही, अब साझी हो गई है, अब साझी हो गई है। बिल्कुल। या तो आप इससे पहले चेतते, सही, इससे पहले नहीं चेते, तो अब आप फंस चुके हैं। बिल्कुल। और इसको मैं फंसना शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे लगता है कि सामाजिक लोग मुझे बुरा कहेंगे, कमेंट भर देंगे, भर देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार इस में आ जाने के बाद आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं। सही हो। आप अगर खांसते भी हैं, अगर आप बोलते हैं, आप कुछ पहनते हैं, आप कुछ करते हैं, उसका प्रभाव 5 लोगों पे पड़ता है। इसलिए मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, तो मैं उसको बहुत ख़राब मानता हूँ। वो इस अर्थ में मानता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अकेले की नहीं है वो, बहुत आपने अपनी ज़िंदगी समाप्त की, उसके साथ 10%, 25%, 50% अपनी माँ की भी समाप्त कर दी। सही बात। आपने 20-25% अपने पिता की समाप्त कर दी, आपने हो सकता है 100% अपने बच्चों की समाप्त कर दी। एग्जैक्ट। आप ये देखिए कि अब जो आपके बच्चे 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, हाँ, और आपने जब आत्महत्या की, उसके बाद में उनको स्टार्ट कहाँ से करना है? एक झटका लगा, एक कट लगा है, हाँ, एक कट, एक क्रॉस हुआ, ब्लॉक हुई एक चीज, एक जिंदगी पूरी तरह से ब्लॉक होती है, और उसको फिर आगे रीस्टार्ट करना है। और फिर अब वो रीस्टार्ट कहाँ से होगा? सही। और रीस्टार्ट करने के बाद में गति क्या होगी? आप इन दोनों पैरों से दौड़ रहे हैं, मैं आपका एक पैर की एक कुल्हाड़ी मारूंगा, आपकी घाव लगे, अब आप दौड़िए। सही बात। आप झटका खाने के बाद आपकी गति क्या रहेगी, इस पर भी डिपेंड करता है। मैं ये कहता हूँ कि जीवन बदल सकता है आपके बच्चों को। सही में कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे 5 भाइयों की जमीन है, अगर आपको बेचनी है, तो उसमें सबके अंगूठे, सबके हस्ताक्षर चाहिए होंगे, सही, साधा होगा। तो आपकी जब जिंदगी साझी है, तो आप उसको अकेले समाप्त कैसे कर सकते? सब या तो सबकी सहमति लो, मतलब होनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि मजाकिया बात है, लेकिन या तो सबकी सहमति लोगे, भाई ऐसा ऐसा मुझे करना है, तुम कहो तो मैं जाऊं, हाँ बिल्कुल, तुम कहो तो मैं जाऊं, क्योंकि मैं अब जी नहीं सकता, हाँ। तो या तो ये पूछ लेना चाहिए, हाँ, हर व्यक्ति जो सुसाइड करना चाहता है, एक बार उन लोगों से बात कर ले कि भाई मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, अच्छा स्पष्ट कह दे, बिल्कुल, कि आपकी वजह से हो गया, बिल्कुल हो गया, सही बात। पत्नी पति को कह दे, हाँ, कि देखो भाई बात अब इस स्तर तक पहुंची कि मैं जी नहीं सकती, हाँ, और अब मुझे जाना, और आपकी वजह से ऐसा ऐसा मैं महसूस करती हूँ। तो चूंकि मैं जाऊंगी तो आपके पीछे खाना पकाने वाला, घर में इतना, मतलब हम सब साथ रह रहे थे, तो मेरे जाने से गैप तो आएगा, तो आपका जीवन प्रभावित होगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप परेशान हो, तो आप मुझे घर पे अनुमति दे के मैं जाऊँ। बिल्कुल सही बात है। ये साझी जिंदगी, एक औरत की भी साझी। तो हमने दोनों तरीके से बात की कि भाई एक परिस्थितियों को देखते हुए एक माइंड पॉजिटिव रखते हुए काम किया जाए, हाँ, यूँ नहीं कि भाई मेरी जिंदगी है, ऐसा मुझे तो कामयाब होना है, मैं क्या करूँ इनका, छोड़ दो परिवार, भाई छोड़ दो, लेकिन यूँ मत छोड़ो, हाँ, अगर आपको 2 महीने के लिए छोड़ना पड़ रहा है, हाँ, सुविधाएं है तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल, 4 महीने आपको अलग रहना तो रह लीजिए, लेकिन घर छोड़ने से घर
मतलब छूटता भी नहीं है। छोड़ता है। मैं एक बात हमेशा भी कहता हूँ, घर ईंटों से दीवारों से नहीं बनता। सही बात। ईंटों से दीवारों से घर बनता तो धर्मशाला ये सबसे बड़ा घर होती, सबसे बड़ा जबकि वो धर्मशाला है, घर नहीं है। होटल्स। हाँ, घर में रहने वाले लोगों के एहसास से बनता है। बिल्कुल। अगर वो एहसास आपके बीच मौजूद है तो आप बाहर रहिए, फिर भी वो एहसास रहेगा। बिल्कुल सही बात। तो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करने से, बड़ी मतलब मकान से, बड़ा मकान बड़ा घर नहीं होता बिल्कुल है ना। ये सब बातें हम कह सकते हैं, साहित्य में हम कितनी भी बातें कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतना टाइम दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफलता के सूत्र में जो हमने दर्शन की इतनी सारी बातें की और हमने आपके जीवन के बारे में बातें की, हमने गांव देहात से जो एक मूवी शुरू किया और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। अब इसका सब दर्शकों पे निर्भर करता है, अगर वो यहाँ तक पहुँचे हैं आप तो पक्का उम्मीद है कि आपके जीवन बदल देने वाले पॉडकास्ट में से कोई एक होगा। और मेरा पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम ने जो मेहनत की है वो पूरा रंग लेके आएगी। और आप सब की तरफ से और सृष्टि क्लासेस के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी, आपका भी। और मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत अरसे के बाद दिल खोल कर बातें की, मेरा बड़ा दिल और ऐसा मौका आपने दिया। और मुझे लगता है कि जो हथाई हम कर पाए हैं, हाँ बहुत बड़ी बात हम किस मुंह से कह पाते, क्योंकि ऐसा कोई हमारा इस प्रकार की उपलब्धि वाला जीवन भी रहा नहीं है। इस छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कैसे कम, हमारे यहाँ एक कवि कहते हैं। तो बहुत सामान्य सामान्य बातें हम कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा।